बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? Yes, yes, sir. ओके, स्क्रीन भी नज़र आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. ओके जी, आज का टॉपिक है जी, हाउ टू इम्प्लीमेंट एन ईआरपी सिस्टम। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो एरियाज हम कवर करेंगे वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाई बिजनेसेस नीड ईआरपी सिस्टम। देन उसके बाद हम देखेंगे जी कि व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर जॉइनिंग ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन इंडस्ट्री। यानी अगर आप एक करियर अपना बनाना चाह रहे हैं ईआरपी इंडस्ट्री में, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें जरूर, किन किन स्किल्स की ज़रूरत है आपको, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। Then what are the benefits of having ERP system, और even and benefits of learning ERP system? दोनों aspects, two sides of the same coin हम देखेंगे। ठीक है जी। एंड देन व्हाट आर ERP बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्लोज, इनको हम काफी डिटेल में देखेंगे। उनकी वेरिएशंस को भी चेक कर रहे होंगे, जो जो उनमें वेरिएशंस होती हैं वो कैसे मैनेज करते हैं। एंड देन किसी भी ERP सिस्टम को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, फॉर सिलेक्शन हम क्या क्या फैक्टर सामने रखते हैं, उन फैक्टर्स को हम देखेंगे। एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईआरपी सिस्टम, ईआरपी सिस्टम क्यों लगवाती हैं कंपनीज, इतनी बड़ी 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 इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं ईआरपी सिस्टम्स में। तो आखिर आखिर क्या बेनिफिट मिलता है कंपनीज को, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके वो सिस्टम लगवाने में, उनको हम देखेंगे। देन व्हाट इज ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन साइकिल, बहुत डिटेल में देखेंगे इसको, कि पूरा साइकिल होता, एंड टू एंड साइकिल देखेंगे। ईआरपी सिस्टम सिलेक्शन से लेके गो लाइव तक, सपोर्ट तक हम देखेंगे इसको, कि पूरा सिस्टम कैसे शुरू होती है, कहानी शुरू कहाँ से करते हैं, कंपनीज कब सोचना शुरू करती हैं कि हमें सिस्टम लगाने की जरूरत है। एंड देन हम एंड टू एंड देखेंगे कि जो है वो इसमें इसका इम्प्लीमेंटेशन का साइकिल क्या है। एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे जी वाई ईआरपी इम्प्लीमेंटेशंस फेलियर की रीजंस देखेंगे। एंड देन व्हाट आर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन। फेलियर की रीजन से हम कुछ सीखेंगे कि क्यों फेलियर आता है और उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। एंड देन वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कि हम ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। ये मैं स्लाइड ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूँ प्रीवियस सेशन में भी, जस्ट टू रिमाइंड यू, रिफ्रेश यू। कोई भी ईआरपी सिस्टम है, इसमें जो आपके पास सेंट्रल डेटाबेस होती है, उस डेटाबेस के साथ सारी की सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं, पूरी पूरी कंपनी की। जस्ट लाइक कस्टमर फेसिंग है, तो कस्टमर साइड से सेल्स हैं, डिलीवरी वगैरह की ऑप्शंस आ रही होती हैं, सर्विस एप्लीकेशंस हैं। दूसरी साइड पे आपके सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स के साथ आपके जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के जितनी भी सोर्सिंग हो रही होती है वो आती है, इन्वेंट्री की चीज़ें लिंक होती हैं उसके साथ। ठीक है जी। दूसरी साइड पे आपके एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज के साथ आपका एचआर सिस्टम जो है वो इंटरेक्ट कर रहा होता है। देन आपके मैनेजमेंट है, आपके शेयर होल्डर्स हैं, वो पूरे सिस्टम से रिपोर्ट्स ले रहे होते हैं, रिपोर्टिंग ले रहे होते हैं फॉर मेकिंग डिसीजंस। तो ये पूरी की पूरी आपकी जो कंपनी है वो एक डेटाबेस पे और एक ही सिस्टम पे रन हो रही है। इसको हम ईआरपी सिस्टम कहते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। पूरी कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं उनकी प्लानिंग आप एक ही प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। ठीक है। आप मल्टीपल सिस्टम के साथ इंटीग्रेशंस कर सकते हैं, जस्ट लाइक मे बी कि आप जो है वो लेट्स से कि इन्वेंट्री जो है उसकी उसकी मेंटेनेंस आप ईआरपी में नहीं कर रहे, आप किसी और सिस्टम में कर रहे हैं, लेकिन उस सिस्टम के साथ आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से कुछ कंपनीज ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम है, एचआर सिस्टम है, वो किसी और कंपनी का यूज कर रही होती है, वो सेम सेम वेंडर से नहीं होता। जस्ट लाइक कि वो एसएपी का लेट्स से के ह्यूमन रिसोर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन ईआरपी जो ऑरेकल की यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी हो सकता है। लेकिन एक आपका प्राइमरी सिस्टम होता है जिसकी डेटाबेस यूज हो रही है, जिसकी जहाँ पे जाके आपका जीएल और आपकी रिपोर्टिंग निकल रही है, दैट इज योर प्राइमरी सिस्टम। उसके अलावा जो आपके अदर देन प्राइमरी सिस्टम्स हैं उनके साथ आप इंटरफेस क्रिएट करते हैं और वहां से डेटा अपने इस मेन सिस्टम में, मेन डेटाबेस में कॉल करा रहे होते हैं। तो ये था जी ओवरऑल कॉन्सेप्ट। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसको हमने कोशिश की है कि थोड़ा सा सिंपलीफाई कर सकें, थोड़ा सा एक पेज पे आपको दिखा सकें। इसको हम इन डेप्थ में देखेंगे आज इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम। ये हमने लास्ट अपने सेशन में भी देखा था कि अकाउंटिंग सिस्टम में 6 से 7 जो हम आपके मॉड्यूल्स होते हैं जो उसमें इंटीग्रेटेड होते हैं। जस्ट लाइक आपका सेल्स है, परचेजिंग है, इन्वेंट्री, कस्टमर से रिलेटेड है, सप्लाई क्रिएट करना है आपने, फिक्स एसेट्स हैं और जनरल अकाउंट्स हैं।
तो इन सब को आप एक अकाउंटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। इसको अगर कंपेयर करें तो आपको जो फाइनेंशियल एप्लीकेशंस हैं, दिस इज बेसिकली योर अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। बाकी तमाम जो कोई डेटाबेस नहीं होती अकाउंटिंग सिस्टम में, कोई कॉम्प्लेक्स किस्म की छोटी सी अपनी डेटाबेस होती है बस, कोई कॉम्प्लेक्स जो होती है ना लार्जर डेटाबेस उस तरीके से नहीं होती। और आपके जो है वो कस्टमर और सप्लायर जो है वो सारे के सारे फाइनेंशियल एप्लीकेशंस में ही ओपन हो रहे होते हैं, कोई अलग से मॉड्यूल्स नहीं होते, ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम में। लेकिन ईआरपी सिस्टम में आपके अलग मॉड्यूल्स हैं, अलग मॉड्यूल्स में मॉड्यूल के बैलेंसेस होते हैं, और वो जो बैलेंसेस जब जीएल में जाके गिरते हैं ट्रायल बैलेंस में, तो वहां उनकी एक अलग से एंट्री क्रिएट हो रही होती है। ये था जी ब्रीफ कंपैरिजन बिटवीन अकाउंटिंग सिस्टम एंड ईआरपी सिस्टम। ये हम ये कवर कर चुके हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईआरपी एंड अकाउंटिंग सिस्टम। प्रीवियस सेक्शन में डिटेल में देखा था, थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ अगेन कि आपके ये इंटीग्रेटेड यूनिट्स हैं सारे, एचआर सिस्टम है, सीआरएम है, एंड अकाउंटिंग सिस्टम इज जस्ट वन पीस अराउंड दैट। ओके, so now the question is that why businesses need ERP system? Anyone from the audience who wants to share insight on this? आपके ख्याल में ऐसी क्या रीजन है कि बिजनेसेस को ईआरपी सिस्टम की जरूरत पड़ती है? जी, एनीवन? Automate the business process. ऑटोमेट द बिजनेस प्रोसेस, ठीक है। और क्या रीजंस हो सकती हैं? जी, फरासत के नाम से जो लॉगिन है वो आप बताएं। सर मुझे इसके बारे में नहीं, मैंने पहली दफा ही सुना है ये। पहली दफा सुना है? चलो ठीक जी है, सर। ठीक है, ठीक है। हिना, आपको है आइडिया कुछ इसके बारे में? चलो, हिना हिना को भी कोई आइडिया नहीं है। ओके, ठीक है जी। तो दैट्स ग्रेट कि आप लोगों के पास अभी नॉलेज नहीं है, तो ऑब्वियसली आज के सेशन के बाद आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी इस सेशन से आपको, ठीक है। अच्छा जी, हम आगे अब देखते हैं। बेसिकली सिस्टम को किसी भी कंपनी को, किसी भी बिजनेस को ईआरपी सिस्टम की जरूरत क्यों पेश आती है? देयर आर सम मल्टीपल रीजंस। सबसे पहले जी, देयर इज अपॉर्चुनिटी टू सी द होल कंपनी एज वन यूनिट सिंस द सिस्टम इज इंटीग्रेटेड। जैसे मैंने आपको पहले एक स्लाइड दिखाई, उस स्लाइड में पूरी की पूरी कंपनी एक सिस्टम पे है, राइट। तो जब आपको आप ईआरपी सिस्टम लगाते हैं तो ईआरपी सिस्टम में आपका जो है वो पूरी की पूरी कंपनी के तमाम रिसोर्सेज, आइदर दे आर फिक्स एसेट्स, आइदर दे आर दैट इज इन्वेंट्री, आइदर दे आर ह्यूमन रिसोर्सेज, तो तमाम रिसोर्सेज हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। व्हेन दे आर ऑन वन प्लेटफॉर्म, तो उस प्लेटफॉर्म से आप जो है वो उन रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। तो एक तो मेन जो रीजन ईआरपी लगाने की है वो यही है कि पूरी की पूरी कंपनी एक सिस्टम पे, एक डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो, ताकि हम इंफॉर्मेशन सिस्टम से ले सकें और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे हम अपनी रिपोर्टिंग लें और रिपोर्टिंग से हम अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकें बिजनेस चलाने के लिए। तो एक तो मेन रीजन ये होगी। देन वी हैव द स्ट्रेटेजिक पॉसिबिलिटी टू रैशनलाइज एंड गेन बेटर कंट्रोल ऑफ द कंपनी इंफॉर्मेशन फ्लो। जो आपकी इंफॉर्मेशन है, इन्वेंट्री कितनी रह गई, इन्वेंट्री कब से दोबारा से परचेज करनी है, परचेजिंग करें, अभी करें, बाद में करें, या कस्टमर्स के ऑर्डर्स कितने आए हुए हैं हमें, आइदर वी विल बी एबल टू फुलफिल दोज ऑर्डर्स और नॉट, तो उन ऑर्डर्स के लिए हमें परचेजिंग कितनी करनी है। इन तमाम चीज़ों को ऊपर डिसीजंस करने के लिए हमें एक इंफॉर्मेशन फ्लो चाहिए कंपनी में, ताकि जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट आ रही है वो, और आपके पास जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन आ रही है, उन सब इंफॉर्मेशन को हम एट द सेम टाइम उसको प्रोसेस कर सकें, ताकि लैग्स ना आए दरमियान इंफॉर्मेशन फ्लो में। इसलिए इन चीज़ों को समझने के लिए, इनको करने के लिए हम ईआरपी सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। Then old systems could not be developed, or it would be too expensive to develop them further in order to support the company's processes. आपके जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन जो हमारा हुआ था अकाउंटिंग सिस्टम्स पे, वहां मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें बात की थी कि कंपनी के सॉफ्टवेयर नीड्स क्या हैं, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर जो कंपनी यूज कर रही होती है, जस्ट लाइक एचआर सिस्टम भी एक वन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बिजनेस इंटेलिजेंस है, अकाउंटिंग सिस्टम है, इस तरह इन्वेंट्री के लिए कुछ सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, उसको इन आउट करने के लिए। तो ये तो तमाम अलग अलग सिस्टम्स थे।
इन सब सिस्टम्स को फर्दर डेवलप करना, आपस में जोड़ना, वो ज्यादा वायबल नहीं होता, रादर देन कि आप इस तमाम जो छोटी छोटी सिस्टम्स हैं उनको एक ही सिस्टम पे ले आए। जब उसको एक सिस्टम पे लाने के लिए आप फिर एक ईआरपी सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है जी। तमाम जो आपके अलग सब प्रोसेसेस हैं उनको ज्वाइन करने के लिए, उनको उनसे इंफॉर्मेशन जॉइंटली लेने के लिए आप कोशिश करते हैं कि आप एक ही सिस्टम लगवाएं जिससे आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकें। नेक्स्ट हमारे पास जी, टू रिड्यूस द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एनवायरनमेंट बाय रिप्लेसिंग सेवरल ओल्ड सिस्टम विद अ सिंगल वन। यस, वही मैंने बात की कि आपके पास मल्टीपल सिस्टम्स हैं, उनको आप नहीं मैनेज कर सकते, उनके आपस में इंटरफेसेस जो हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं रहते, और उसमें इंफॉर्मेशन के अंदर कंसिस्टेंसी के प्रॉब्लम्स आते हैं। एक सिस्टम में सप्लायर का नाम कुछ है, दूसरे सिस्टम में सप्लायर का नाम कुछ है, सप्लायर नंबर्स अक्रॉस द सिस्टम जो है वो सेम नहीं होंगे, तो वो काफी चैलेंजेस आ रहे होते हैं उसमें। तो इसको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सिस्टम, एक ईआरपी सिस्टम पे कंपनीज कहते हैं कि हम चले जाएं, ताकि हम पूरी कंपनी उस सिस्टम पे देख सकें, और उसी एक सिस्टम से रिपोर्ट्स निकल रही हों जो कि अक्रॉस द डिफरेंट मॉड्यूल उसमें इंफॉर्मेशन जा रही है, हम एज अ सिंगल यूनिट उसमें से देख सकें। तो ये थे जी कुछ बेनिफिट्स कि कंपनीज क्यों ईआरपी सिस्टम लगवाना चाहती हैं, आखिर क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट की जाती है। जस्ट बिकॉज कि दे वांट टू हैव अ बेटर कंट्रोल ओवर इंफॉर्मेशन, और ताकि उसके बेस पे वो टाइमली डिसीजन मेकिंग कर सकें और अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से चला सकें। The last one is to reduce dependency on a few uh, ठीक है जी। तो डिपेंडेंसी जो है वो कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर जो आपने कम करनी है, ठीक है। और उन जो कह लें कि आपके जो सिस्टम्स हैं, मल्टीपल सिस्टम्स, उन पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और वो एक सिस्टम पे आएंगे। तो ओवरऑल जो चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है, सारे पॉइंट्स, तो जो क्रक्स है, मैं अगर समराइज करूं तो वो समरी यही है कि आपने कंपनीज जो है वो ईआरपी सिस्टम क्यों लगवाती हैं, इसलिए लगवाती हैं दे वांट टू हैव अ बेटर कंट्रोल ओवर इंफॉर्मेशन, और वो चाहते हैं कि ठीक है हम इन्वेस्टमेंट भले कर लें, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिलता है कंपनीज को, बिकॉज दे आर ग्रोइंग। और उस इंफॉर्मेशन के मल्टीपल यूजर्स हैं, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी उसका यूजर है, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट भी यूजर है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी यूजर है उसका, उसका एडमिन डिपार्टमेंट भी यूजर है, आपका जो है वो एचआर सिस्टम, एचआर जो है वो डिपार्टमेंट, वो भी यूजर है इसका। तो मल्टीपल लोग उस एक सिस्टम को एक्सेस कर रहे होते हैं, ताकि वो अपनी अपनी जरूरत की इंफॉर्मेशन उससे ले सकें और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके डिसीजन मेकिंग कर सकें। चलिए जी, मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी, अगर आप लेट्स से कि आप चाह रहे हैं कि आपने ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन इंडस्ट्री में अपनी अपनी जगह बनानी है, राइट, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन बिफोर आई शेयर दैट, मैं ये कहना चाहूंगा कि ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन इंडस्ट्री की डिमांड भी बढ़ती जा रही है वक्त के साथ साथ, बिकॉज ऑटोमेशन बहुत ज्यादा इन होती जा रही हैं, और हर कंपनी, जितना बिजनेस में कंपटीशन आ रहा है, उतना ही बिजनेसेस जो है वो आपस में guys, can you hear me now and can you see the screen? जी सर। हाँ, देर बाद इंटरनेट एकदम से जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, दैट्स व्हाई इट गॉट रीस्टार्टेड। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि आपका जो है वो ईआरपी इंडस्ट्री में अगर आपने ज्वाइन करनी है आपने, ठीक है, तो एक तो ये ग्रोइंग इंडस्ट्री भी है, और दूसरा इसमें ये है कि आपकी जो फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी बहुत बेहतर हैं एज कम्पेयर टू जो है वो अदर फाइनेंशियल इंडस्ट्री। तो उसमें यही है कि अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है ये इंफॉर्मेशन।
तो सबसे पहले जो आप प्री रिक्विजिट्स हैं वो क्या है जी, कि आपको डिटेल ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होना चाहिए। अगर तो आप डिटेल ओरिएंटेड नहीं है तो यू शुड नॉट गो इनटू दिस इंडस्ट्री, बिकॉज इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को इन डेप्थ देखना पड़ता है। जब आप सिस्टम डेवलप करते हैं तो आपको राइट फ्रॉम द स्क्रैच हर चीज़ डेवलप करनी पड़ती है। इफ़ यू आर नॉट डिटेल ओरिएंटेड तो आपके लिए इंडस्ट्री नहीं है। देन आपके पास यू आर एन इनिशिएटर एंड डेवलपर माइंडसेट। कुछ लोग जो है वो चीज़ों को स्क्रैच से डेवलप करना उन्हें पसंद नहीं होता। वो हाई लेवल बनी बनाई चीज़ को यूज़ करना उन्हें अच्छा लगता है, या उसको बेहतर करना उनको पसंद होता है। लेकिन किसी चीज़ों को ज़ीरो से इनिशिएट करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, डेवलपमेंट माइंडसेट अगर नहीं है, देन दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट फॉर यू। बट इफ यू हैव दिस माइंडसेट, देन यू हैव ग्रेटर प्रॉस्पेक्ट्स हियर। देन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मतलब आपको जो है वो डिफरेंट नए नए सॉल्यूशंस सोचने आने चाहिए। जो है वो जस्ट ये नहीं कि जो ऑलरेडी कन्वेंशनल थिंकिंग है, या जस्ट जस्ट एक, क्योंकि डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं वो जो कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी भी कर रही होती हैं। तो इन केस अगर आप जो है वो आपका आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं है आपके पास, तो देन आपके लिए काफी चैलेंज होगा इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना। देन वन हु लव्स टू डू अ लॉट ऑफ R&D एंड ट्राई न्यू थिंग्स। ठीक है जी, R&D बहुत ज्यादा है क्योंकि नए से नए प्रॉब्लम्स आते हैं, बग्स आते हैं, एरर्स आते हैं, उनको रिजॉल्व करना होता है। तो इफ यू लव टू डू अ लॉट ऑफ R, I think there is again problem. So can you see the screen? Yes, sir. Okay. Okay, I'm sorry, आज थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है इंटरनेट, आई एम नॉट श्योर, एकदम से वो रीस्टार्ट हो जाता है। ओके, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड चाहिए आपको। ठीक है, तो अगर आपके पास, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना, यूजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना अच्छा लगता है, तो अब इफ यू लाइक के लोग आपके पास आए, आपकी अपनी प्रॉब्लम के साथ आए और आप उनको सॉल्व करें, तो देन दिस इंडस्ट्री इज फॉर यू। ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपने देखते हैं, इफ दे आर इन यू तो आप यू कैन कंसीडर मूविंग इनटू इम्प्लीमेंटेशन इंडस्ट्री। और अगर नहीं है, then I think you should try to avoid it, or try to develop these attributes in you so that you can survive in ERP industry. ठीक है जी, इसमें दो एरियाज होते हैं, एक तो डेवलपर्स होते हैं, दूसरे होते हैं यूजर्स। जैसे हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो वी आर द यूजर्स ऑफ ERP, हम डेवलपमेंट में नहीं होते। ठीक है, तो आपने इसमें दोनों फाइनेंस के लोग ही ERP में इम्प्लीमेंटेशन साइड पे जाते हैं और वही सिस्टम्स बना के दे रहे होते हैं कंपनीज को। और एक दूसरी साइड ये है कि टू साइड ऑफ द कॉइन, दूसरी साइड ये है कि आप यूजर हैं, किसी भी इंडस्ट्री में आपकी कंपनी में ERP सिस्टम लगा हुआ है और आप उसको यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको दोनों एस्पेक्ट्स बताऊंगा आज, ताकि बिकॉज व्हेन यू आर गेटिंग द सिस्टम इम्प्लीमेंटेड तो आप अपने करियर को उसके थ्रू ग्रोथ दे सकें। बिकॉज जब ERP इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं तो उसमें आप अपना हिस्सा ले सकते हैं, आप उसमें यू कैन कंट्रीब्यूट दैट। ठीक है, इन दैट प्रोजेक्ट, तो उसके थ्रू आप अपने करियर में जंप ले सकते हैं, एंड यू कैन डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम अदर पीपल ऑन द फ्लोर। तो इससे जो है वो काफी बेनिफिट होता है। और आज हम डिटेल में देखेंगे कि एक ERP इम्प्लीमेंटेशन में क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं और क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं। एंड यू फाइनली यू शुड बी अ टीम प्लेयर। ठीक है, टीम प्लेयर में एक ERP इम्प्लीमेंटेशन में एक टीम काम कर रही होती है। अगर आप टीम प्लेयर नहीं है, आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हैं, इंडिविजुअल अपनी कंपटीशन करना चाहते हैं, तो यू शुड बी अ डॉक्टर देन, यू शुड नॉट बी और यू शुड बी अ लॉयर, राइट। तो जो इंडिविजुअली अपना काम करते हैं उनमें टीम वर्क थोड़ा का एस्पेक्ट थोड़ा कम होता है, राइट। लेकिन ERP इंडस्ट्री में आपको यू हैव टू थिंक लाइक अ टीम, टीम के साथ जो है वो आपको काम करना पड़ता है, और बीइंग टीम जो है वो आप आगे चलते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट हम देखेंगे जी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अकाउंटिंग सिस्टम और ERP सिस्टम। ये हमने कुछ एस्पेक्ट्स पहले भी कवर किए हैं कि व्हाई कंपनीज गो फॉर ERP इम्प्लीमेंटेशन। इसमें हम थोड़े से मजीद बेनिफिट्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्प्रूव एंड एनहांस प्रोडक्टिविटी। आपके पास प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है स्टाफ की, बिकॉज वो मैनुअल काम नहीं करते, वो ऑटोमेटेड काम कर रहे होते हैं। ऑटोमेशन की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है।
देन डेटा हैंडलिंग एंड इंटीग्रिटी है, आप ह्यूज चंक ऑफ डाटा है, टन्स ऑफ डाटा है जो कि आप आपकी सिंगल डेटाबेस मैनेज कर रही है। और डाटा इंटीग्रिटी आ जाती है कि आपकी जो डाटा है वो एक ही सोर्स से आ रही है, एक ही डेटाबेस से आ रही है, तो यू कैन रिलाई ऑन दैट। मल्टीपल डेटाबेसेस इंफॉर्मेशन आती है वो क्लैश कर देती है आपस में, बिकॉज कुछ चीजें इनकंसिस्टेंट होती हैं। जब एक ही सेंट्रल डेटाबेस से इंफॉर्मेशन आ रही है तो उसकी इंटीग्रिटी बेहतर हो जाएगी। देन वी हैव ऑटोमेटिक प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जी, इनवॉइसेस अगर आपने निकालनी है, आपके रिसीविंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी आपके जो है वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस रिपोर्ट्स हैं आपकी, तो आपको मैनुअली बनानी पड़ती है। आप सिस्टम से ऑटोमेटिकली निकाल लेते हैं। पीओज बनाते हैं, परचेज ऑर्डर्स, सेल ऑर्डर्स हैं, वो सारे सिस्टम से निकलते हैं, तो आपको मैनुअल बनाने नहीं पड़ते। देन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज, जैसे हमने बात की कि ईआरपी सिस्टम का पर्पस ये है कि you have to manage all the resources, you have to plan all the resources of the business, and you have to be effective in the utilization. तो ये कुछ मेन बेनिफिट्स थे। एंड द लास्ट वन इज मेकिंग स्मार्टर स्ट्रेटजीज। ठीक है, आप जब आपके पास इंफॉर्मेशन टाइमली आ जाएगी तो आप उससे जो है वो स्मार्टर स्ट्रेटजीज बना सकेंगे, स्मार्टर डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे, और फिर अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दैट। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर द बेनिफिट लर्निंग ईआरपी सिस्टम। सबसे पहले वेरी फर्स्ट बेनिफिट वी हैव टू फेस, यस, वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू फेस इन द अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। जब भी आप कंपनी ज्वाइन करते हैं कोई भी, तो आपको सबसे पहले इन फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर आपने ज्वाइन किया है तो सबसे पहले आप अकाउंटिंग सिस्टम या ईआरपी सिस्टम सीखते हैं, बिकॉज उसमें आपने एंट्रीज करनी होती हैं, राइट। तो बिकॉज आपने बुक कीपिंग से स्टार्ट लेना होता है बीइंग अ फ्रेशर। तो यह है कि अगर आपको ऑलरेडी आइडिया है कि व्हाट इज एन ईआरपी सिस्टम, और जैसे कि हमारे सेशन में भी कुछ लोग नए हैं और दे डोंट हैव आइडिया, फेयर आइडिया कि ईआरपी सिस्टम जो है वो किस तरीके से चलते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम किस तरीके से चलते हैं। हमने अकाउंटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करना भी सीखा था लास्ट सेशन में, ठीक है। तो ये कि ईआरपी सिस्टम अभी चूंकि वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम, और वो इतना मतलब क्विकली नहीं कर सकते हम इम्प्लीमेंट, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू इम्प्लीमेंट, तो उसको हम इस सेक्शन में कवर नहीं कर सके। लेकिन यस, आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द इम्प्लीमेंटेशन साइकिल, और उसकी मैं आपको निटी-ग्रिटीज के बारे में शेयर करता हूँ। नेक्स्ट जी, बिकमिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स। आपने देखा होगा आजकल जो मोस्टली जॉब एड्स भी आ रही होती हैं, जॉब एड्स में भी लिखा होता है कि जी ईआरपी एक्सपीरियंस इज अ मस्ट, या ईआरपी एक्सपीरियंस कैंडिडेट शुड विल बी प्रेफर्ड, राइट। तो ये एम्प्लॉयर्स भी जहाँ जहाँ ईआरपी सिस्टम लगे हुए हैं वो भी उन एम्प्लॉयज़ को प्रेफर करते हैं जो कि हु हैव एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ ईआरपी सिस्टम। देन ओवर सप्लाई ऑफ टैलेंट है मार्केट में ऑब्वियसली, तो ट्रेनिंग बजट्स आर श्रिंकिंग। तो हमारे पास जो चैलेंज क्या है जी, के मार्केट में इस वक्त कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, राइट। तो एक पोजीशन पे काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो जिन लोगों के पास ईआरपी एक्सपीरियंस होता है, दे स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। हर किसी के पास ईआरपी का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो अगर आपको आइडिया है कि ईआरपी सिस्टम क्या है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, देन दिस विल give you some competitive advantage over the other candidates. Then obviously it accelerates your career growth, जैसे मैंने बताया पहले कि आपकी जो है वो ERP सिस्टम जब इम्प्लीमेंट शुरू होता है, and you can contribute valuable make you can make you can make valuable contribution into that. तो बेस्ड ऑन दैट जो है वो आप अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं, राइट। आप अपने अपनी जो है वो करियर जंप्स ले सकते हैं, राइट। Then the last one is adjust quickly within the team and start generating meaningful output. जब आपको ऑलरेडी ईआरपी सिस्टम आता है, तो जब आप नई नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आप डिपेंडेंट नहीं होते दूसरों पे, और अदरवाइज आप दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं कि मुझे सिस्टम सिखा दें, मुझे बता दें क्या करना है, कैसे करना है। तो आपको खुद ब खुद आइडिया होता है कि मैंने ये क्या चीज़ सीखनी है और क्या रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछने हैं। अगर आपने लेट्स से वो सिस्टम उससे पहले यूज़ नहीं भी किया हुआ है, लेकिन आपको सिस्टम का बारे में आइडिया है, आपने कोई ईआरपी सिस्टम यूज़ किया हुआ है पहले से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ओरेकल पे काम किया है, तो एसएपी आपने यूज़ नहीं किया हुआ, लेकिन नई नई कंपनी में आप जाएँगे, वहाँ पे एसएपी लगा हुआ है, तो उस एसएपी के बारे में आप क्वेश्चंस पूछेंगे जी कि ये मुझे बताएँ इनवॉइस कहाँ से डालते हैं, ठीक है, इन्वेंटरी कहाँ से चेक करते हैं। तो डिफरेंट रेलेवेंट क्वेश्चंस करने के बाद आप
जो है वो अपने रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन है जो आपने चाहिए उससे आप वो निकाल भी सकते हैं, रिपोर्ट्स कहाँ से पुल आउट करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको ऑलरेडी आइडिया हो जाएगा। और एंड आप नई जगह पे बहुत क्विकली एडजस्ट कर जाते हैं, बहुत क्विकली वहाँ पे चैलेंज कर जाते हैं विद इन द टीम। आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछने पड़ते। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे जो कि हमें ईआरपी सिस्टम सीखने से जो है वो मिलते हैं। तो आई होप कि आप इन बेनिफिट्स को रियलाइज कर सकेंगे आफ्टर लर्निंग दिस सेशन। ओके जी, हम थोड़ा सा डिटेल्स में जाते हैं अब। दीज आर द सम निटी-ग्रिटीज ऑफ ईआरपी सिस्टम, राइट। सबसे पहले तो हम बात करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्लोज की। ठीक है जी, एक ईआरपी सिस्टम में ट्रांजैक्शंस एंड टू एंड मूव करती हैं, फ्लो करती हैं फ्रॉम डिफरेंट मॉड्यूल्स। ठीक है, तो a method of visually documenting the stages involved in performing a certain business procedure or process, ये इसकी बुकिश डेफिनेशन आ गई कि बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्लो होता क्या है। लेकिन अगर मैं आपको इन सिंपल टर्म्स बताऊं तो ये इन सिंपल टर्म्स ये है कि आपके पास जो है एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुई, राइट, और वो डिफरेंट मॉड्यूल से होती हुई जीएल में जाके गिरना। जैसे अब मैं एग्जांपल दूंगा आपको कि जैसे डिफरेंट जो है वो दरिया हैं, ठीक है, वो पहाड़ों से निकलते हैं एंड वो करते करते मैदानी इलाके में आते हैं, और मैदानी इलाके से करते करते वो समंदर में जाके अपना सफर खत्म करते हैं, राइट। इसी तरीके से एक ट्रांजैक्शन एक एंड से स्टार्ट होती है ईआरपी में, डिफरेंट मॉड्यूल से होते हुए वो फाइनली जीएल में जाती है। जीएल बेसिकली एक समंदर है, राइट। वो जीएल में जाके वो ट्रांजैक्शन गिर जाती है। उसके बाद फिर वहाँ की जो जीएल की डेटाबेस है वहाँ वो इंफॉर्मेशन रहती है, राइट। और वहीं से आप फिर उस इंफॉर्मेशन को मल्टीपल रिपोर्ट्स पे कॉल करते रहते हैं और वहाँ से आप उसको पुल करते हैं। ये एक एग्जांपल थी जो कि रेलेवेंट थी बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्लो को समझने के लिए। बाकी इन डेप्थ आपको भी समझ आती है, आगे हम मूव ऑन करते हैं। जी, बिजनेस प्रोसेस जो ट्रांजैक्शन फ्लोज हैं, ये इनको हम बिजनेस प्रोसेस फ्लोज भी कह सकते हैं, राइट। और आपके पास तीन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही जो है वो कॉम्प्लेक्स किस्म के बिजनेस प्रोसेस फ्लोज हैं जो कि बड़ा कॉमनली यूज होते हैं हर ईआरपी सिस्टम में। तो अगर आपको ये तीन प्रोसेस फ्लोज आ जाते हैं ना, तो आप कोई भी ईआरपी सिस्टम समझ सकते हैं, उसको चला सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज प्रोक्योर टू पे, right? Procure to pay and then order to cash and then accounting to reporting, ये तीन साइकिल्स हैं। इन तीनों साइकिल्स को हमने अंडरस्टैंड करना है। प्रोक्योर टू पे का मतलब ये है कि आपने चीज खरीदी, बाय की, और देन उसके लिए पेमेंट करनी है, राइट। ये हमने उसमें भी किया था अकाउंटिंग सिस्टम में भी, लेकिन वहां पे बहुत समराइज वे में किया। उसके अंदर वो प्रोसेस बहुत सिंपल था, कॉम्प्लेक्स नहीं था। इसी तरीके से ऑर्डर टू कैश भी जो है वो इसमें कि कस्टमर से ऑर्डर आया और आपने कस्टमर को सेल कर दी और देन कस्टमर से कैश रिसीव कर लिया उसके अगेंस्ट। तो ये पूरा एक साइकिल बनता है, इस साइकिल को हम देखेंगे डिटेल में। देन फाइनली हमारे पास है जी अकाउंटिंग टू रिपोर्टिंग। इसके अंदर ये होता है कि आपके पास आपने अकाउंटिंग कर दी, जीएल में चीज चली गई, जीएल से देन आपने रिपोर्टिंग लेनी है। ठीक है, मैं इसको आपको इन तीनों साइकिल्स को एक ईआरपी से पिक्चर से मैं आपको एलैबोरेट कराता हूँ, थोड़ा सा आपको मजीद क्लैरिटी आएगी। ये देखें, यहाँ पे आपके पास जो वेरी फर्स्ट साइकिल है वो यहाँ से इस राइट हैंड साइड से आ रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग है तो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के साथ आपने जो है वो चीज़ें इंफॉर्मेशन कंपनी में आएंगी, कंपनी में आने के बाद वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होंगी। ठीक है, तो ये और आपने सप्लायर को कैश पे कर देना है। तो प्रोक्योरमेंट टू पेमेंट, तो ये साइकिल ये राइट हैंड साइड से बिलोंग करता है। बाकी जो आपकी ऑर्डर टू कैश है वो इस लेफ्ट हैंड वाले प्रोसेस से, कस्टमर से आपने ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद आपने कस्टमर को डिलीवरी की, डिलीवरी करके कस्टमर से कैश लिया या अकाउंट रिसीवेबल बनाए, अकाउंट रिसीवेबल फॉलो अप किया, फॉलो अप के बाद आपको पैसे मिल गए। ये वाला जो साइकिल पूरे का पूरा है वो यही लेफ्ट हैंड साइड से परटेन करता है। देन आपके पास रिपोर्टिंग वाला जो सेक्शन है जी के अकाउंटिंग टू रिपोर्टिंग, वो आपका ये इस एरिया से बिलोंग करता है। यहाँ पे आपके पास जो है वो
अकाउंटिंग पूरे पूरे सिस्टम में अकाउंटिंग हो रही है, जो कि अल्टीमेटली जाके फाइनेंशियल एप्लीकेशन थ्रू होती हुई रिपोर्टिंग में जाके गिरती है। ठीक है, जीएल के अंदर, फाइनेंशियल्स में जीएल होता है आपका, जीएल के अंदर गिरती है जाके ट्रांजेक्शन्स, एंड देन जीएल से आप रिपोर्ट्स पुल कर रहे होते हैं। जो आपको ये वाला सेक्शन है, ये परटेन करता है अकाउंटिंग टू रिपोर्टिंग वाले सेक्शन में। तो देन एक और प्रोसेस भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स का है, वो उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, वो जरा सेपरेट ही होता है इससे। लेकिन जो मेन जो 3 प्रोसेसेस हैं वो मैंने आपको यहाँ दिखाए। ठीक है, एक हमारे पास प्रोक्योर टू पे है, ऑर्डर टू कैश है, एंड देन अकाउंटिंग टू रिपोर्टिंग है। आगे चलते हैं जी। अब इन प्रोसेसेस के अंदर वेरिएशंस भी होती हैं, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरिएशंस आती हैं। जैसे आपका प्रोक्योरमेंट टू पे है, ये हर इंडस्ट्री में सेम नहीं चल रहा होता प्रोसेस। इसमें जो आपके ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, आपकी जो ब्रिक एंड मोटर कंपनीज हैं उनके लिए अलग है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए थोड़ा डिफरेंट होगा। लेकिन प्रोसेस वो प्रोक्योरमेंट टू पे ही है, लेकिन उसमें जो आपके कुछ निटी ग्रिटीज हैं वो स्मॉल वेरिएशंस आ जाती हैं। उन वेरिएशंस की बेस पे जो है वो हम कहते हैं कि देखिए ये इस साइकिल इज और ऑर्डर टू कैश, बट इसमें थोड़ा सा ये वेरिएशन है जिसको हम मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, जो कि इंडस्ट्री की बेस पे है, या कोई और रीजन भी हो सकती है उस वेरिएशन की। एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि जी परचेजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट अगर कर रहे हैं आप, लेकिन उसमें लेट्स से गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू परचेजिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट परचेजिंग नहीं कर रहे, तो अब इस प्रोसेस को आप कैसे सिस्टम में हैंडल करेंगे? उस प्रोसेस हैंडलिंग हम कहेंगे जी हम सिस्टम में वेरिएशन लेके आ रहे हैं छोटी सी, उस वेरिएशन को आप ईआरपी के थ्रू मैनेज करते हैं। यहीं यहीं पे आता है ईआरपी की खूबसूरती भी यही है कि ईआरपी आपको डिफरेंट वेरिएशंस मैनेज करने में हेल्प आउट करता है, कॉम्प्लेक्सिटीज को डील करता है। एक अकाउंटिंग सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं करता इन कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल करने में, लेकिन ईआरपी सिस्टम ऑब्वियसली कर रहा होता है। आगे चलते हैं जी। अब हम बात करेंगे जी प्रोक्योर टू पे, अपने वेरी फर्स्ट जो है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्लो पे। अभी देखें जी, ये हमारे पास जो है वो प्रोक्योर टू पे प्रोसेस है, और इसमें आप देखें कौन कौन से एरियाज इन्वॉल्व होते हैं और डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। एक एक जो आपका प्रोसेस होता है उसमें कई मॉड्यूल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, राइट। जैसे आपके पास अभी जो है वो इस ओरेकल के हवाले से अगर हम देखें, ओरेकल में प्रोक्योर टू पे में ये डिफरेंट मैंने जो सेल्स में आपके पास नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्रेडिट टू कैश एक प्रोसेस है, कैश एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ट्रैवल एंड एक्सपेंस मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, रेस्टस लाइफ साइकिल है, फिर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल है। ठीक है, फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग। देन उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आ जाता है। यहाँ पे आपके पास जो है वो प्लानिंग एंड बजटिंग एंड फोरकास्टिंग है, वो इसके साथ लिंक कर रहा होता है। देन प्रॉफिटेबिलिटी मैनेज करनी है आपने, रोल बेस्ड स्कोर कार्ड्स हैं। तो ये सब आप देख रहे होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, आप बजट्स भी डिफाइन कर रहे हैं, फोरकास्टिंग भी कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को भी मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, और ये सब चीजें प्रोक्योर टू पे से ही लिंक कर रही हैं। हालांकि आपने इनवॉइस अकाउंटिंग सिस्टम में भी डाली थी उस दिन। ठीक है, जो जब मैंने आपको जब कराया था, तो उसमें आपने इनवॉइस भी डाली और उसके बाद इनवॉइस पे आपने पेमेंट भी की। लेकिन इस हद तक कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे मैनेज नहीं हो रही थी जितनी ईआरपी सिस्टम में हम कर सकते हैं। मूविंग ऑन, अगर प्रोक्योर टू पे के प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आपके पास जनाब सोर्सिंग या कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट होती है, जहाँ पे आपने वेंडर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं उनको आप मैनेज करते हैं सिस्टम में। और देन उसके बाद आप बेस्ड ऑन दैट जो है वो आप रिक्वेजिशन आपको आती है किसी डिपार्टमेंट से। ठीक है, सिस्टम के थ्रू रिक्वेजिशन आती है जिसमें डिपार्टमेंट कहता है जी कि मुझे ये चीज़ परचेज कर दें। उसके अप्रूवल हायरार्कीज होती हैं, उसको आप उसके कौन कौन उसको अप्रूव कर रहा है। ठीक है, अप्रूवल लिमिट्स क्या हैं वो सब आ रही होती हैं। देन उसके बाद रिक्वेजिशन के बाद जो है वो परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप पीओ बनाते हैं, परचेज ऑर्डर बन के वो वेंडर के पास सप्लायर के पास चला जाता है। ठीक है जी, सप्लायर के पास जाने के बाद जो है वो आप गुड्स गुड्स को रिसीव करते हैं, गुड्स रिसीव हो जाती है। देन उसके बाद आप इनवॉइस कर रहे होते हैं उसको,
फिर इनवॉइस के बाद आप पेमेंट इशू कर देते हैं। तो ये आप पेमेंट के भी मल्टीपल सोर्सेज हैं। पेमेंट आप या तो क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, या बैंक के थ्रू कर रहे हैं, चेक के थ्रू कर रहे हैं, या और भी ऑनलाइन मैकेनिज्म्स हैं। तो कई आप मल्टीपल जो है ना वो मेथड्स के थ्रू आप पेमेंट कर रहे होते हैं, जो कि फिर ईआरपी सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहा होता है उसमें। अब मैंने जो आपको प्रोसेसेस बताए थे जी, रिक्विजिशन, परचेज ऑफ गुड्स, रिसीविंग गुड्स, इनवॉइसिंग एंड इशू पेमेंट्स, इसके अंदर भी आप देखें तो काफ़ी इन डेप्थ हमारे मॉड्यूल्स इसमें जो हैं वो एंगेज हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। रिक्विजिशन में आप सबसे पहले रिक्वायरमेंट आती है किसी डिपार्टमेंट से, एंड देन उसको ऑथराइज करते हैं परचेज रिक्वायरमेंट को, अप्रूवल हायरार्कीज होती हैं उसमें, राइट। देन जब गुड्स परचेज करने जाते हैं तो आप सबसे पहले देखते हैं जी किस सप्लायर से आपने परचेज करनी है, सिस्टम में सप्लायर ओपन करते हैं। देन आप उससे कोटेशंस लेंगे, नेगोशिएशंस करेंगे, देन आप पीओ इशू करेंगे, सिस्टम परचेज ऑर्डर इशू करेंगे। ठीक है, ये परचेज ऑर्डर इशू करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपके पास आप यू हैव टू रिसीव द शिपमेंट नोटिस कि जी शिपमेंट आपको फलां दिन मिल जाएगी। देन उसके बाद ये सिस्टम में आ रही होती है, एंड देन आपको यू रिसीव द गुड्स, सिस्टम में आप गुड्स फिजिकली आती हैं आपके पास, और सिस्टम में आप रिसीविंग डाल देते हैं उसकी। एंड देन आपके पास क्या होता है जी कि आप इंश्योर करते हैं कि गुड्स मैच द परचेज ऑर्डर एंड क्वांटिटी। जो जो गुड्स आई हैं फिजिकली, वो आपने जो पीओ इनिशियली सेंड किया था, उस पीओ के साथ इसकी 3 वे मैचिंग होती है कि आप पीओ को मैच करते हैं रिसीविंग के साथ, रिसीविंग को मैच करते हैं इनवॉइस के साथ। इसको हम 3 वे मैचिंग कहते हैं। ठीक है जी, और ये सिस्टम में ही हो रही होती है 3 वे मैचिंग। सिस्टम ये इंश्योर करता है कि ये आपका परचेज ऑर्डर पे जो क्वांटिटी थी, जो आपकी रिसीविंग डॉक्यूमेंट पे क्वांटिटी है, और जो क्वांटिटी आपकी इनवॉइस पे वापस में मैच करे। देन आपके बाद जब गुड्स रिसीव हो जाती है, नेक्स्ट स्टेप होता है आप इनवॉइस करते हैं। ठीक है, इनवॉइस बुक कर देंगे आप सिस्टम में, फिर मैचिंग करेंगे, मैच इनवॉइस टू परचेज ऑर्डर, एंड देन यू अप्रूव द इनवॉइस। जब इनवॉइस अप्रूव हो जाएगी, देन यू मूव टुवर्ड्स द पेमेंट। पेमेंट में भी आप पेमेंट का स्केड्यूल सिस्टम में बनता है। देन आपके बाद आपके सप्लायर के साथ टर्म्स डिसाइड होती हैं कि आपने सप्लायर को 30 डेज में पे करना है, या 40 डेज में पे करना है, 50 डेज में पे करना है। ठीक है जी, बेस्ड ऑन दैट फिर आपका सिस्टम जो आपको एजिंग दे रहा होता है कि किस किस सप्लायर की अमाउंट कब तक ड्यू है। ठीक है जी, आपने देखा कि हमने स्मॉल से प्रोसेस को कितना इन डेप्थ ब्रेक कर दिया। इसको हम फर्दर अगर देखें तो ये मल्टीपल मॉड्यूल्स के थ्रू हो रहा होता है। जब रिक्विजिशन है उसमें इन्वेंट्री मॉड्यूल भी इन्वॉल्व है, ऑर्डर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, परचेजिंग इन्वॉल्व है, राइट। जो कि आपके इन्वेंट्री के अंदर आप देखते हैं जी कि इन्वेंट्री में चीज पड़ी है कि नहीं पड़ी पहले से, या बाहर से मंगवानी है। ऑर्डर मैनेजमेंट में आप ऑर्डर जो कस्टमर्स तो करते हैं वो मैनेज कर रहे होते हैं। परचेजिंग डिपार्टमेंट आपका जो है वो जो कोटेशंस मंगवाता है वेंडर से, फिर देन बेस्ड ऑन दोज कोटेशंस उनमें से सिलेक्शन होती है, नेगोशिएशन होती है। देन आप फाइनली किसी भी एक जो वेंडर आपने सेलेक्ट करते हैं, आप उसको पीओ इशू करते हैं, परचेज ऑर्डर इशू करते हैं। इस तरीके से आप डिफरेंट देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी इन डेप्थ मॉड्यूल्स एंगेज हैं। ठीक है, एक छोटी सी एक्टिविटी को करने के लिए। तो यही जनाब एक ईआरपी सिस्टम है जिसमें काफी ज्यादा मॉड्यूल्स के थ्रू इन डेप्थ जाके आप बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे होते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। ये सब ओके है? ठीक है जी, ठीक है सर। ठीक है जी, चले, ओके जी, लेट्स मूव ऑन। प्रोक्योर टू पे बिजनेस प्रोसेस ये जरा मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, और आपका जो ऑर्डर टू कैश है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है इसका। बिकॉज जब हम किसी कस्टमर से चीज परचेज कर रहे हैं तो कोई और हमें किसी सप्लायर से चीज परचेज कर रहे हैं, तो हम उसके कस्टमर भी हैं, राइट। तो वो उसके सिस्टम में बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस चल रहा होगा। हम गुड रिसीव कर रहे हैं तो वो गुड सेंड कर रहा होगा। ठीक है ना। तो अभी हम मैं आपको प्रोक्योर टू पे प्रोसेस डिटेल में बता रहा हूँ, और ऑर्डर टू कैश को मैं क्विकली गुजार दूंगा, राइट। तो आपका इसमें यही होता है जी कि पहले सिस्टम में रिक्विजिशन क्रिएट होती है जी, हमें किसी भी डिपार्टमेंट से रिक्वायरमेंट आती है कि जितनी स्टेशनरी परचेज करनी है। आप सबसे पहले उस रिक्वायरमेंट को सिस्टम में देखते हैं, क्या सिस्टम में अवेलेबल हमारी इन्वेंट्री में अवेलेबल है कि नहीं है। अगर तो इन्वेंट्री में अवेलेबल होती है तो आप वहां से इशू कर देते हैं उसको। और अगर लेट्स से इन्वेंट्री में अवेलेबल नहीं है वो आइटम, देन आप उसको रिक्वेजिशन को अप्रूव करते हैं, और उसके बाद फिर उसके लिए परचेजिंग डॉक्यूमेंट बनाते हैं। देन परचेजिंग डॉक्यूमेंट के बाद वो डॉक्यूमेंट अप्रूव होता है, अप्रूव होने के बाद सप्लायर के पास जाती है, एंड सप्लायर के से वो चीजें आपके पास वेयर हाउस में आ जाती है।
ये एक छोटा सा प्रोसेस था परचेजिंग का, ठीक है जी, जो कि पार्ट है आपका प्रोक्योर टू पे साइकिल का। देन आपके पास सोर्सिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके पास RFQs, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस हैं, टेंडर्स हैं, ठीक है, और रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन RFIs हैं। तो ये आप डिफरेंट सप्लायर्स को सेंड करते हैं और वो आपको फिर इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप सिस्टम में जाके बुक करते हैं जी कि सप्लायर ए ने हमें ये कोटेशन दी, बी ने ये दी, सी ने ये दी। देन आप सिस्टम में ये कंपैरिजन कर रहे होते हैं उन कोटेशंस का, एंड बेस्ड ऑन दैट कंपैरिजन सिस्टम आपको सेलेक्ट कर लेते हैं आप सिस्टम में कि किस सप्लायर से आपने जो है वो ऑर्डर करना है। देन उसके बाद आपके जो है वो डिफरेंट जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी भी टाइप्स होती हैं जो आप सिस्टम में जाके डिफाइन कर सकते हैं। जस्ट लाइक जो है वो स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर होते हैं आपके, कुछ कुछ ब्लैंकेट परचेज हैं। जस्ट लाइक आप कुछ किसी वेंडर से रेगुलर चीजें परचेज करते हैं, ठीक है, तो आप उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं जो कि लेट्स से कि हम 10,000 यूनिट्स आपसे परचेज करेंगे इस साल में। तो आप 10,000 एक ही गो में नहीं मंगवाते, लेकिन आप ये पहले 1,000 मंगवा लिया, फिर 3,000 मंगवा लिया, छोटी छोटी क्वान्टिटीज में आप परचेज करते हैं उनसे। लेकिन सिस्टम में आप जाके एक ही एग्रीमेंट 10,000 यूनिट्स का वो सिस्टम में आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस तरह कॉन्ट्रैक्ट परचेज एग्रीमेंट भी इसी तरह का ही है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और बेस्ड ऑन दैट कॉन्ट्रैक्ट आपके पास चीजें आ रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिक्वेस्ट टू रिसीट सिनेरियो में वेरिएशंस आर डिफरेंट। जस्ट लाइक जैसे मैंने वेरिएशंस की पहले बात की थी कि जी आपके साइकिल के अंदर इंडस्ट्री स्पेसिफिक वेरिएशंस आती हैं। यहाँ मैं आपसे थोड़ा एक दो एग्जांपल शेयर करूंगा वेरिएशंस की, ठीक है। जस्ट लाइक अगर ड्रॉप शिपमेंट है, इसके बारे में मैं बात करता हूँ कि ड्रॉप शिपमेंट किस तरीके से जो है वो आपकी करती है। इसमें ड्रॉप शिपमेंट में देखें जी कि जस्ट लाइक हमारे पास दराज है, ठीक है, दराज डॉट पी के एक एग्जाम्पल है, alibaba.com एग्जाम्पल है। तो उसमें क्या होता है जी कि कस्टमर ने जाके दराज की वेबसाइट पे जो है वो अ, आपने ऑर्डर किया, ठीक है। तो उस केस में जरूरी नहीं है कि आपकी कंपनी जो है वो आप दराज हैं तो आप कस्टमर को वो चीज डायरेक्ट भेजें, ठीक है। सप्लायर जो है वो डायरेक्टली कस्टमर को शिप कर देता है, लेकिन रिकॉर्ड्स दोनों के सिस्टम्स में अपडेट हो रहे होते हैं, सप्लायर के भी और आपकी कंपनी के भी। तो ये इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती है कस्टमर से, आपकी कंपनी को पीओ रिसीव होता है, ठीक है, और आप जो है उसको चीजें सेंड कर रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली गुड्स सप्लायर ने डायरेक्ट सेंड किए हैं कस्टमर को, आपके वेयर हाउस में आई नहीं। इसे हम कहते हैं ड्रॉप शिपमेंट। शिपमेंट प्रोसेस डायरेक्टली टू द कस्टमर विदाउट फिजिकली पासिंग थ्रू द वेयर हाउस। आपके वेयर हाउस में चीजें नहीं आएंगी, ठीक है, इसे हम ड्रॉप शिपमेंट कहते हैं। तो ये वेरिएशन भी जो है वो सिस्टम के थ्रू मैनेज हो रही होती है। इस तरह कंसाइनमेंट गुड्स हैं, तो कंसाइनमेंट गुड्स में भी जो है वो आप यू डोंट, आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है, ठीक है, जैसे कंसाइनमेंट होती है तो कुछ चीजें आपके पास आ गई, आपने कंज्यूम कर ली, कुछ आपके पास कस्टमर की इन्वेंट्री पड़ी होती है, ठीक है, तो वो इन्वेंट्री अब अपने रिकॉर्ड्स में जो है वो काउंट नहीं करते। बेसिकली कस्टमर की इन्वेंट्री है और जब जब कस्टमर को चाहिए वो आपसे लेता रहता है। ये भी आप जो है वो एक वेरिएशन है जो कि ईआरपी सिस्टम आपको मैनेज करने में हेल्प करता है। थोड़ा सा आपको फ्लेवर मिल रहा होगा किस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं डिफरेंट सिनेरियोज में, और उन कॉम्प्लेक्सिटीज की बेस पे आपका जो सिस्टम है फिर उसमें आपको जाके सेटअप करना पड़ता है उसको हैंडल करने के लिए। ठीक है जी, अब इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं, ये वो प्रोसेस, इसमें 3 वे मैचिंग भी आएगी, ठीक है। आप सबसे पहले सिस्टम में सप्लायर क्रिएट करते हैं, फिर सप्लायर जो है वो उससे आप जो है वो पीओ डालेंगे, पीओ के बाद आपको इनवॉइस के स्टेप पे आ जाएंगे आप, ठीक है। चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं, देखिए आपने पीओ क्रिएट किया, रिक्वेजिशन आई, पीओ क्रिएट हुआ, पीओ क्रिएट करने के बाद आपने गुड रिसीव कर ली, तो रिसीविंग के बाद इनवॉइस हुई, इनवॉइस के बाद आपने आपकी जो है इनवॉइस सिस्टम में वैलिडेट हुई, वैलिडेट करने के बाद आपने जो है वो पीओ को मैच किया, इनवॉइस को पीओ से मैच किया और रिसीविंग के साथ मैच किया, 3 वे मैचिंग का प्रोसेस हो गया। देन उसके मैचिंग के बाद आपने वो इनवॉइस को पे करना है, और पे करने के बाद आपकी सारी एंट्रीज जो है वो जीएल में ट्रांसफर हो जाएंगी। ये पूरा एक साइकिल है ओवरऑल इनवॉइस का, इसको अगर आप एट अ ग्लांस देखें तो ये साइकिल चल रहा होता है। ईआरपी सिस्टम में भी 3 वे मैचिंग, जो लोग ईआरपी सिस्टम यूज करते हैं उनके लिए उनको आइडिया होगा, ये 3 वे मैचिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा कॉमन है, ताकि जो भी क्वांटिटीज आपने ऑर्डर की हैं उतनी ही रिसीव की हैं और पे भी आपने उतने के लिए ही करना है।
ठीक है जी, ऑर्डर टू कैश बिजनेस प्रोसेस फ्लो आ गया, बिल्कुल सिमिलर है, मैच कर रहा है जिस तरीके से हमने पहले भी देखा था प्रोक्योर टू पे, उसी तरीके से ये ऑर्डर टू कैश है। इसको मैं क्विकली गुजारता हूँ, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, इसके अंदर भी वही चीज़ें हैं, जस्ट लाइक हम ऑर्डर कैप्चर करेंगे सबसे पहले कस्टमर से, फिर हम उसके बाद शिपमेंट या डिलीवरी रेडी करेंगे उसके लिए, फिर कस्टमर उसको एक्सेप्ट करेगा, एंड देन फिर उसके बाद बिलिंग एंड इनवॉइसिंग होगी, रेवेन्यू होगा, एंड देन रिटर्न्स होगी। इन केस कोई कस्टमर को चीज़ पसंद नहीं आई, इशू था किसी चीज़ में, उसने रिटर्न कर दी, तो रिटर्न्स को भी हम सिस्टम में मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है जो है वो प्रोक्योर टू पे साइकिल के। इसको मैं क्विकली जो है वो पास ऑन करता हूँ। देखिए ड्रॉप शिपमेंट है, सेम सेम सिनेरियो है। इस केस में आप कस्टमर हैं और कंपनी जो है वो दूसरे एंड पे बैठी है जो सेल कर रही है। ठीक ठीक है जी, अब हम आते हैं जी अकाउंटिंग टू रिपोर्टिंग बिजनेस फ्लो के अंदर। इसमें भी यही होता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं सारे मॉड्यूल से होती हुई फाइनली समंदर में गिरना जाके उन्होंने, समंदर आपका जीएल है। ठीक है जी, तो आपका रिकॉर्ड एंड रिव्यू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, इसी के अंदर आपकी जो जीएल में जाकर चीज़ें गिरती हैं, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन को रिव्यू करते हैं, उसके थ्रू आप जो है वो अपने जो आपका जो रिपोर्टिंग है वो आप वहाँ से ले रहे होते हैं। इसी तरीके से जो आपका बिजनेस इंटेलिजेंस है वो आपका जीएल पे लगता है, बीआई के थ्रू आप जो है वो आप अपने जो है डैशबोर्ड्स ले रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका जो है वो डिफरेंट रिपोर्टिंग है, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग है, मैनेजमेंट रिपोर्टर एमआर रिपोर्ट्स होती हैं ईआरपी से, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स में। ठीक है, वो भी ईआरपी सिस्टम है, तो एमआर रिपोर्ट्स भी आपकी जीएल के ऊपर चल रही होती हैं। तो जीएल जो है वो अकाउंटिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है रिपोर्टिंग। तो अकाउंटिंग टू रिपोर्टिंग साइकिल में अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता भी हूँ डिटेल में। तो बाकी यहाँ पे आप बजट्स आपके जीएल में डिफाइन होते हैं, जीएल में आप डिफाइन करके उनको बजट्स के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ठीक है जी, देन उसके बाद आप सारे बैलेंसेस को कंसोलिडेट करते हैं, और आपको जो मल्टी करेंसी है, मल्टी करेंसी भी जीएल में मैनेज होती है। जीएल में मैनेज करके आप फिर मल्टी करेंसी में रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, वो भी आपका जीएल में मैनेज करते हैं। जैसे फर्स्ट करें आपकी जो फंक्शनल करेंसी आईएस एज पर आईएस 21 पीकेआर है, लेकिन रिपोर्टिंग करेंसी डॉलर है, डॉलर डॉलर के अंदर जो ट्रांजैक्शन है वो भी जीएल में मेंटेन हो रही होंगी। ठीक है जी, एंड देन आप एनालाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को, जैसे मेंशन के बीआई आपका बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर वो आप यूज करते हैं, एंड यू कैन क्विकली प्रिपेयर परफॉर्मा रिपोर्ट्स आप सिस्टम से निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी अबाउट अकाउंटिंग रिपोर्टिंग साइकिल। मैं आपको दिखाता हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट्स हम पहले कवर कर चुके हैं पिछले सेक्शंस में, सिर्फ यहाँ मैं बताऊंगा आपको कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी जीएल में डिफाइन होता है। ठीक है, जीएल में डिफाइन करने के बाद आप वहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट्स बनाते हैं, और बेस्ड ऑन दीज सेगमेंट्स आप रिपोर्टिंग ले रहे होते हैं अपनी। ओके जी, नेक्स्ट हम ये रही पिक्चर हमारी, थोड़ा सा मजीद इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि आपका जो है वो दरिया निकलते हैं और दरिया जाके समंदर में गिरते हैं, इसी तरीके से ये आपके मल्टीपल आप समझ लें कि दरिया हैं जो निकल रहे हैं। पेरोल से सैलरी की इंफॉर्मेशन आ रही है, प्रोजेक्ट मॉड्यूल से प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन आ रही है, पेबल्स मॉड्यूल है, एसेट्स रिसीवेबल्स मॉड्यूल है, इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस, एक्रूड, ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन फ्लो है। ये फ्लो करते करते जाके इसने अल्टीमेटली जीएल में, जनरल लेजर में गिरना है, और जनरल लेजर में आपका बजट भी डिफाइन हो रहा होता है। तो बजट के साथ कंपैरिजन भी आप जीएल में कर रहे होते हैं जाके। तो ये आपका एक ओवरऑल अकाउंटिंग एंट्री टू जीएल लेजर जो है वो पूरा एक साइकिल है। ठीक है, एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आपको समझ आ रही है इस स्लाइड से। यहाँ तक ये क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल मूव ऑन। ये सब ओके है जी? राशिद? जी सर, मूव ऑन। ओके, राशिद जुबैरी आपको समझ आ रही है? जी, साथ मुझे यहाँ तक समझ में आ रही है। चलो ठीक है, ओके ओके। ओके जी, लेट्स मूव ऑन। अब हम बात करते हैं जी हाउ टू सेलेक्ट एन ईआरपी सिस्टम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है बॉस, और ये अक्सर डिस्कस नहीं हो रहा होता जूनियर लेवल पे, बिकॉज हाई मैनेजमेंट इसको देख रही होती है। एंड इफ यू नो द स्टेप्स तो फिर उसकी वजह से आप ग्रो कर सकते हैं अपने करियर में, बिकॉज आप जब हाई लेवल कॉन्सेप्ट का आपको आइडिया होगा
तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आप मैनेजमेंट को आप जो है वो हेल्प आउट कर सकते हैं इन मेकिंग दिस स्कीम। इसमें हम देखते हैं जी कि कौन से एस्पेक्ट्स हम कवर करते हैं। ये एक 9 स्टेप मॉडल है जो हम यूज करते हैं किसी भी अकाउंटिंग सिस्टम या ईआरपी सिस्टम को एवेल्युएट करने के लिए। ठीक है जी, इसकी बेस हम स्कोरिंग करते हैं, आउट ऑफ दैट स्कोरिंग पे हम देख रहे होते हैं जी कि कौन सा सिस्टम हमें चाहिए। राइट, अब हर सिस्टम को अगेंस्ट का स्कोरिंग करते रहेंगे जी कि मेन फंक्शनैलिटी जो है वो इसकी कैसी है। जस्ट लाइक मैं अगर कहूँ तो जी मेन फंक्शनैलिटी को हम 20% जो है वो वेटेज दे रहे होते हैं। मेन फंक्शनैलिटी बेसिकली सॉफ्टवेयर की एबिलिटी टू मीट द मेन पर्पस ऑफ, या ये आपका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, मेन प्रॉमिस है, वो आप किस पर्पस के लिए आप ईआरपी सिस्टम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है वो मेन फंक्शनैलिटी आपकी होती है। जैसे लेट्स से आप एचआर सिस्टम अगर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो एचआर सिस्टम, या अगर आप एचआर की बजाय माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स यूज कर रहे हैं, तो वो पर्पस क्या है आपका यूज करने का। माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स आपकी जो है वो मिड साइज इंडस्ट्रीज यूज करती है नॉर्मली। ठीक है, या रिटेल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी, तो क्योंकि रिटेल इसका जो रिटेल फीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस हैं और बहुत ज्यादा जो है वो यूजर फ्रेंडली हैं। अब मेन फंक्शनैलिटी देखते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद आप देखते हैं देखिए कोलैबोरेशन फीचर्स क्या है। कोलैबोरेशन फीचर्स हम इसको भी 20% वेटेज देते हैं। ठीक है, ये सिस्टम डिफरेंट सॉफ्टवेयर के साथ इसकी कोलैबोरेशन कैसे हो सकती है, इसकी लिंकेज लिंकेज कैसे हो सकती है डिफरेंट सॉफ्टवेयर के साथ। ठीक है, देन हमारे पास कस्टमाइजेशन होती है। 15% हम वेटेज देते हैं इसको, कस्टमाइजेशन को। ये सिस्टम हम चेंजेस किस हद तक सिस्टम में चेंजेस कर सकते हैं, कस्टम रिपोर्ट्स कितनी सिस्टम से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, और ये मतलब इसकी जो है वो जितने भी स्क्रीन्स हैं, स्क्रीन्स में हम किस हद तक वेरिएशंस कर सकते हैं, ये सब इसमें कवर अप होता है। देन जी आपके पास नेक्स्ट है जी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में 15% वेटेज हम इंटीग्रेशन को देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन मींस के डिफरेंट एप्स के साथ, ठीक है जी, डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के साथ, आपके ऑफिस के साथ, ये किस तरीके से इसकी इंटीग्रेशन सिस्टम की होती है। ठीक है, डिफरेंट एपीआईज हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस इंटरफेसेस हैं, उनके साथ हम किस हद तक इसको सिस्टम को इंटीग्रेट करके इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपलोड कर सकते हैं या सिस्टम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन का फीचर है, इसको हम 15% वेटेज देते हैं। देन ईज ऑफ यूज आ जाता है जी कि ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कि नहीं है। ठीक है, फॉर्मेट्स कितने इसके, टेम्पलेट्स कितने अच्छे अवेलेबल हैं इसके ऊपर, और यूजर फ्रेंडली है कि नहीं है। ये हम सब चीजें ईज ऑफ यूज में देख रहे होते हैं। एंड देन हमारे पास जनरल इम्प्रेशन है सिस्टम का ओवरऑल। जब आप सिस्टम में लॉग इन करते हैं तो आपको एक ओवरऑल कैसी फील आ रही है सिस्टम को यूज करके, वो हम उसको 5% इम्पोर्टेंस देते हैं। एंड देन आपके पास हेल्प एंड सपोर्ट है, लेकिन केस कोई इशू आता है आपका, तो क्या आप उनसे कोई टिकट रेज करके अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, कितने रोबस्ट हैं वो लोग, और कितने किस हद तक आपको सर्विस देते हैं। आइदर देयर सर्विस इज फ्री, और या फिर आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, और सर्विस राउंड द क्लॉक अवेलेबल है या सिर्फ लिमिटेड टाइम में अवेलेबल है। ये सब फैक्टर्स हम देख रहे होते हैं, तो 5% हम वेटेज इसको देते हैं। देन हमारे पास 5% वेटेज सिक्योरिटी के लिए है कि सिस्टम की जो बैकअप्स वगैरह है, सिस्टम की जो उसमें वायरसेस से रिलेटेड जो उसकी सिक्योरिटी है, पासवर्ड्स की इंक्रिप्शन है, ये सबको हम 5% वेटेज देंगे। एंड देन लास्ट पॉइंट हमारे पास है मोबिलिटी का, कि ये सिस्टम जो है वो क्या मोबाइल ऐप्स पे, मोबाइल पे यूज कर सकते हैं, ब्लैकबेरी पे, या मोबाइल वर्जन अवेलेबल है इसका, तो उस हवाले से अगर अवेलेबल होता है तो आप उसके पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं, वरना आप माइनस कर लेते हैं। तो ये कुछ 9 फैक्टर्स थे जो कि हम यूज करते हैं इन स्कोरिंग यानी ईआरपी सिस्टम या अकाउंटिंग सिस्टम, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं इसको। एंड बेस्ड ऑन दिस पे हम डिसाइड करते हैं कि भाई हमने किस सिस्टम के लिए जाना है। बिकॉज जारी बात है हर सिस्टम में अपनी कोई ना कोई जो है वो एट्रीब्यूट, कोई खूबी मौजूद होती है, लेकिन आपका फोकस किस पे है और आपकी प्रॉब्लम क्या है, बेस्ड ऑन दैट आप स्कोरिंग भी करते हैं इस पूरे स्मार्ट स्कोरर से, एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपना डिसीजन कर लेते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हैव अ क्लियर व्हाई। जब भी कंपनीज ने ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंट करना है, तो बिफोर गोइंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन दे हैव टू डिसाइड कि यार हम नए सिस्टम पे क्यों जा रहे हैं। तो जब तक वो वाई क्लियर नहीं ना करेंगे अपना, तो उस वक्त तक कोई फायदा नहीं होगा उनको। बिकॉज सिस्टम इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो इम्प्लीमेंट करने के बाद
वो गेज नहीं कर सकेंगे कि हमें फायदा हुआ है कि नहीं हुआ सिस्टम से ना, अनलेस अंटिल दे हैव अ क्लियर व्हाई एट द स्टार्ट। तो इसलिए मोस्टली कंपनीज क्या करती हैं कि अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले डिफाइन करती हैं, प्रॉब्लम्स लिखते हैं जी कि हमें सिस्टम से क्या क्या चीजें चाहिए, एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हैं, नए सिस्टम से हमें क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। जैसे कुछ कंपनीज चाह रही होती हैं कि हमारी मल्टी करेंसी सिस्टम में आ जाए, ठीक है, वैसे वो मल्टी करेंसी रिवैल्यूएशंस वगैरह वो मैनुअल कर रहे होते हैं, तो वो चाहते हैं जी कि हम सिस्टम से करें इसको। तो इस तरह और भी कुछ स्पीड के इश्यूज हो सकते हैं, जस्ट लाइक आपका करंट सिस्टम स्लो हो चुका है, तो आप नए सिस्टम पे जाना चाह रहे हैं जी कि स्पीड बेहतर हो जाए। तो इस तरह और भी कुछ फैक्टर्स हैं, जस्ट लाइक स्कोप है, आप प्रोजेक्ट अकाउंटिंग यूज करना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नए 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 मॉड्यूल्स एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, आप बीआई यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप एडवांस रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हम डैशबोर्ड ले लें सिस्टम से, ठीक है जी, इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं मल्टीपल सिस्टम के साथ, कुछ स्केलिंग अप एंड कॉम्प्लेक्सिटी है, कोई नए नए वेरिएशंस आ गए हैं जो कि आपका करंट सिस्टम मैनेज नहीं कर पा रहा, उन वेरिएशंस की बेस पे आप जो है वो आप चाह रहे हैं कि हम नया सिस्टम इम्प्लीमेंट करें, लेकिन बिफोर यू गो फॉर द न्यू सिस्टम यू हैव टू डिफाइन अ व्हाई। ओके जी, हम 2 से 3 मिनट की ब्रेक लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सब ओके है जी? अजीम? जी सर। जी सर। ओके, खलील आप बताओ। खलील? ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम सलाम जी। मैं थोड़ा सा थक गया हूँ बोल बोल के, थोड़ा सा मैं भी चाह रहा हूँ थोड़ी सी ब्रेक ले लूँ। जिसको हाँ हाँ जरूर सर। एक्सीलेटर से मैंने पाँव उठाया थोड़ा सा ना, ठीक है। तो तो इन द मीन टाइम आप लोग ना इस पिक्चर को देखें जरा गौर से, बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट 10 to 20 मिनट्स हैं वो तकरीबन इस स्लाइड पे से रिलेटेड होंगे। हम इन स्टेप्स को जो है वो कर रहे होंगे उसमें डिस्कस वन बाय वन। ओके, अब हम देखते हैं जी कि ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन साइकिल में क्या स्टेप्स हैं। तो ओवरऑल हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी कंपनी ने डिसाइड करना है, सिलेक्शन कर ली ईआरपी सिस्टम की, ठीक है, सिलेक्शन के लिए सबसे पहले तो वो करेंगे ईआरपी वेंडर से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ इस लेवल पे सिलेक्शन हो रही होगी जी कि हम एसएपी पे जाएं या जो है वो ओरेकल लगवाएं या फिर माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स लगवाएं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस एरिया में आप वेंडर से कांटेक्ट करते हैं, उनसे आप कोटेशन लेते हैं, उनसे सिस्टम्स के बारे में फीचर्स वगैरह समझते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं उनसे। देन इस स्टेज पे आप पैकेज को अवेल्युएट कर रहे होते हैं, जो आपका जो पैकेज है, आपका जो ईआरपी सिस्टम है उसको आप अवेल्युएट करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आप देखते हैं जी कि अपने वंस आपने पैकेज डिसाइड कर लिया जी कि हम ओरेकल पे जा रहे हैं जी, ठीक है, या हम माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स पे जा रहे हैं, तो आप फिर उसके बाद जो है वो किसी इम्प्लीमेंटर से राब्ता करते हैं। जैसे सिस्टम लिमिटेड भी इम्प्लीमेंटर है, ठीक है, सिस्टम लिमिटेड भी जो है वो मैं सिस्टम में काम कर रहा हूँ आजकल। सिस्टम लिमिटेड भी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स को इम्प्लीमेंट करता है, दे आर अ बिजनेस पार्टनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, राइट। तो तो उसके अंदर जनाब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से आप फिर बात करते हैं इम्प्लीमेंटर से, और इम्प्लीमेंटर जो है वो आपके लिए आपसे कोड शेयर करता है, फिर आप अपनी टीम रेडी करता है आपके लिए, एंड देन वंस आपका कोड वगैरह सब चीज़ें हो गई तो इम्प्लीमेंटर आपकी टीम डिप्लॉय कर देता है। जब टीम डिप्लॉय हो जाती है आपकी, तो डिप्लॉय करने के बाद जो है वो ये जो बॉक्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, वो स्टेप्स परफॉर्म होते हैं। जस्ट लाइक सबसे पहले वो आते हैं, वो एज इज करते हैं, एग्जिस्टिंग सिस्टम को देखते हैं आके, ठीक है, एग्जिस्टिंग सिस्टम को आके देखने के बाद वो जो इसमें देखते हैं जी कि गैप्स कहाँ कहाँ में, गैप एनालिसिस करते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ और सिस्टम के साथ, एज इज और टू बी डिफाइन करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद दरमियान में गैप एनालिसिस कर लेते हैं। देन सिस्टम की री इंजीनियरिंग देखते हैं जी कि कहाँ कहाँ री इंजीनियरिंग करने की जरूरत है, वो री इंजीनियरिंग को भी
देखते हैं जी कि करंटली जो है वो प्रोसेसेस किस तरीके से काम कर रहे हैं, और उसके बाद उन प्रोसेसेस पे उन्होंने क्या चेंज करना है, ठीक है, और उसको चेंज करके देन सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है जी, कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने के बाद जो है वो सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन टीम जो है वो ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन टीम की ट्रेनिंग होती है, जो आपकी ऐसे लोग हैं, हम इस बारे में बात करेंगे डिटेल में, टीम्स का भी आपको आइडिया नहीं है कौन-कौन सी इन्वॉल्व हैं इसमें, मैं अलग स्लाइड्स पे शेयर करूँगा। देन आपकी जनाब टेस्टिंग होती है सिस्टम की, डिटेल में टेस्टिंग कर ली, फिर एंड यूज़र ट्रेनिंग होती है, जो लोग यूज़ करते हैं सिस्टम को उनकी ट्रेनिंग होती है। इनकी इसकी ट्रेनिंग के बाद फाइनली जो है वो आपका सिस्टम गो लाइव हो जाता है। गो लाइव का मतलब होता है जिसने आप अपने सिस्टम में, नए सिस्टम में पहली एंट्री करते हैं, उसे हम गो लाइव कहते हैं। ठीक है जी, आपने सिस्टम यूज़ करना शुरू कर दिया। देन उसके बाद क्या होता है जी कि गो लाइव के बाद आप कोई पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज़ आ जाता है कि जहाँ पे आपको कोई इश्यूज़ आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो आपको सपोर्ट पीरियड होता है, ये इसमें कवर कर रहे होते हैं। तो इसमें शुरू-शुरू में हाइपर केयर पीरियड होता है। इसमें आपको जो कंसल्टेंट है आपका बहुत ज़्यादा केयर देता है, जिसमें प्रॉब्लम आती है तो वो आपको फ़ौरन 24/7 अवेलेबल होता है, राइट? और अगर लेट्स से कि जब हाइपर केयर पीरियड निकल जाता है तो देन फिर अवेलेबिलिटी थोड़ी-सी जो है वो लूज़ हो जाती है, और आप फिर टिकट रेज़ करते हैं, देन बेस्ड ऑन दैट आपको वो जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो। तो ये एक ओवरऑल था जी, एक ओवरऑल ग्लांस आपको मैंने शेयर किया, ठीक है? इसको हम अब हर स्टेप को हम अभी डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। लेकिन बिफोर आई मूव टुवर्ड्स द एलैबोरेशन, मैंने आपसे जैसे कहा था कि टीम्स में मैं आपसे बाद में शेयर करूँगा। तो टीम्स में हमारे पास ये 5 तरह की टीम्स होती हैं जो ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व होती हैं, और आपने ये देखना होता है कि इन टीम्स में आप किस जगह पे फिट हो सकते हैं। जब आप जो है वो विदिन योर कंपनी काम कर रहे हैं, आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं, तो आपने देखना है कि आपका रोल किधर आता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो जनाब जो है वो सबसे पहले एक्सटर्नल इम्प्लीमेंटेशन टीम है, दे आर यूजुअली कॉल्ड ईआरपी कंसल्टेंट्स, जस्ट लाइक पीडब्ल्यूसी है, इनबॉक्स है, सिस्टम्स लिमिटेड है, बैकेज कंसल्टिंग है। ये आपके एक्सटर्नल इम्प्लीमेंटर्स हैं जिनको आपने सिस्टम लाइसेंस बाय करने के बाद, जस्ट लाइक आपने माइक्रोसॉफ्ट या ओरेकल से लाइसेंस बाय किया, तो लाइसेंस बाय करने के बाद आपने जो है वो इन एक्सटर्नल कंसल्टेंट से रब्ता कीजिए कि अब हमें आप आके ये लाइसेंस हमने ले लिया है, तो आप आगे ज़रा ना सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दें हमें। तो ये एक टीम आपके ऑन साइट आती है। देन आपके पास एक्सटर्नल सपोर्ट टीम है, ये टीम ए है, ठीक है? ये सपोर्ट टीम भी 2 तरह की होती हैं, बल्कि 3 तरह की हैं सपोर्ट टीम्स, टीम ए, बी और सी है, ठीक है? तो एक एक्सटर्नल सपोर्ट में जैसे एसएपी, ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट, जो ये इनकी अलग टीम होगी, ठीक है? कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आती है तो आप इनसे अपनी सपोर्ट लेते हैं। और जब आपकी जो एक एक्सटर्नल सपोर्ट टीम आपकी को इम्प्लीमेंटेशन टीम है, ठीक है? जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स इम्प्लीमेंट करने अगर पीडब्ल्यूसी वाले आते हैं लेट्स से, तो उनकी एक सपोर्ट टीम होगी। और देन आपकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन टीम है, जो कि इंटरनली आपकी जो टीम है वो उसमें इन्वॉल्व हो रही है। देन आपकी एक इंटरनल सपोर्ट टीम है। तो ये सारी जो 5 की 5 टीम नहीं है, मिल के सिस्टम को चला रही होती हैं, राइट? इम्प्लीमेंटेशन भी देखती हैं, उसके बाद की पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन एरिया को भी मैनेज करते हैं ये लोग, राइट? तो अगर हम इसको थोड़ा-सा डिटेल में देखें तो आपकी ये एक्सटर्नल इम्प्लीमेंटेशन टीम है। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। इसके नीचे 2-3 प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, ठीक है? जो प्रोजेक्ट मैनेजर 1 है, और लेट्स से कोई फाइनेंशियल्स को देख रहा है, कोई जो है वो लेट्स से कि एचआर सिस्टम को देख रहा है, ठीक है? कोई आपका सप्लाई चेन को देख रहा है। तो ये डिफरेंट जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, जो कि पूरी ईआरपी के मल्टीपल स्मॉल एरियाज़ को हैंडल कर रहे होते हैं। और ये प्रोजेक्ट मैनेजर पूरी की पूरी जो है वो उसको देखता है। फिर एक प्रोजेक्ट पार्टनर होता है या प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है, जो कि ओवरऑल प्रोजेक्ट को देख रहा है, ठीक है? ये और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को भी देख रहा होगा। ये सीनियर मैनेजर जो है वो ये इस एक प्रोजेक्ट को ओवरऑल हैंडल कर रहा है, ठीक है जी? देन आपके पास फंक्शनल कंसल्टेंट है, इनको भी हम आगे देखते हैं ये कौन होते हैं, ठीक है जी? इसके बाद 1-2 या 3 फंक्शनल कंसल्टेंट होंगे। सर बिज़नेस बिज़नेस एनालिस्ट हैं, जो कि बिज़नेस प्रोसेसेस को और बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन फ्लो को देख रहे होते हैं, ठीक है? देन हमारे पास आईटी मैनेजर है। आईटी मैनेजर आपका जो है वो आपके पास टेक्निकल कंसल्टेंट होता है इसके पास। इसके पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, डीबीएस होते हैं, जो कि डेटाबेस को देख रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। देन रिपोर्ट डेवलपर्स होते हैं, जो कस्टमाइज़ रिपोर्ट्स को डेवलप करते हैं। तो ये एक ओवरऑल टीम थी जो कि एक आपके जो है वो एक्सटर्नल इम्प्लीमेंटेशन टीम का हिस्सा होते हैं, जो कि वो आपकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन करने आते हैं आपकी साइट पे, प्रोजेक्ट क्लाइंट साइट पे, और आके वहाँ सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं।
ये कुछ मैंने लिंक्डइन से ली थी जनाब। ये आप जो है ये इस वीडियो से पिक्चर ले लीजिएगा जस्ट टू रीड आउट। आप खुद भी जाकर सर्च कर सकते हैं ईआरपी फंक्शन कंसल्टेंट की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। ठीक है, वो रोल आपको बड़ा कॉमन सा रोल है, समझ आ जाएगी। आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये बंदा क्या करता है। इसी तरीके से जो है वो डिटेल डिस्क्रिप्शन लिंक्डइन पे अवेलेबल होती हैं इसकी। इस तरह ईआरपी टेक्निकल कंसल्टेंट है। टेक्निकल कंसल्टेंट भी जो है वो उसकी भी आप जॉब एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में डिटेल में जाने के लिए, तो आप ये जाकर जो है ना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो भी फुल टाइम एक जॉब है। तो उसको आप जाकर लिंक्डइन से सर्च करें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो आपकी जो है वो डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गई है जी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन टीम। अब ये ऑन जो कंपनी सिस्टम लगवा रही है ना, उसके पास उसकी भी एक इंटरनल टीम बनती है जो कि ईआरपी को इम्प्लीमेंट कर रही होती है। तो सबसे पहले जनाब जो सबसे पहले आपके पास स्टीयरिंग कमेटी है। जी सॉरी। ओके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन आपकी टीम स्ट्रक्चर क्या होगा जी, कि आपके पास स्टीयरिंग कमेटी है सबसे पहले क्लाइंट पे जो इसको देख रही है, लेके चल रही है। देन उसके बाद आपके पास प्रोजेक्ट चैंपियन होता है जो कि ओवरऑल प्रोजेक्ट को लेके चलता है। देन आपके पास जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर फाइनेंशियल्स है, प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोक्योरमेंट है। डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं जो कि आपके डिफरेंट एरियाज को लेके चल रहे होते हैं। देन इनके पास फर्दर टीम्स होती हैं, कोर टीम होती है, एक ऑन साइट टीम जो होगी वो हेड ऑफिस जो सॉरी प्लांट साइड पे होगी। और जो कोर टीम होती है नॉर्मली हेड ऑफिस में बैठी होती है जो कि ईआरपी की चीज़ों को देख रही होती है। ठीक है, हर प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर टीम होती है जो कि कुछ डाटा एंट्री के लोग हैं, कुछ एनालिसिस के लोग हैं जो कि उसको लेके चल रहे होते हैं। इसी तरीके से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि बाद में कंपनी को अपना हायर करना पड़ता है। इनिशियली जो है वो एक्सटर्नल कंसल्टेंट जो है वो अपना एडमिनिस्ट्रेटर देता है, लेकिन जब आपने सिस्टम ऑन कर लिया उनसे और वो लोग चले गए इम्प्लीमेंट करके, देन आपको अपना जो है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लेना पड़ेगा। इसमें आपको अपना टेक्नो फंक्शनल लेना पड़ता है जो कि टेक्निकल और फंक्शनल दोनों साइड को कवर करता है। एंड देन रिपोर्ट डेवलपर्स भी आपको हायर करने पड़ते हैं अपने। तो ये था कुछ स्ट्रक्चर जो कि इंटरनल टीम का होता है। तो आप अपने आप को आप जो है बीइंग फाइनेंस टीम में जब आप काम कर रहे हैं तो आप यहाँ कहीं ना कहीं फॉल कर रहे होंगे। ठीक है, तो जब आप सीनियर हो जाएंगे तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन पे भी जा सकते हैं। तो आपने यही देखना है कि व्हेन यू आर यंग और आप नए हैं तो आप किस टीम में फिट हो रहे हैं और हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दैट। ये जनाब स्टेप्स थे, मैं इनको क्विकली गुजारूंगा। सबसे पहला आपका जो है वो मैनेजमेंट डिसीजन है। जैसे हमने देखा कि कंपनी ने डिसाइड कर लिया और डिफरेंट आपने ऑब्जेक्टिव्स अपने देख लिए, व्हाई यू आर इम्प्लीमेंटिंग, बिकॉज इसमें वो सारी चीजें जो मैं पहले डिस्कस करके आया हूँ उनको एक जगह पे कनेक्ट किया हुआ है एक ही प्लेस पे, ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर सकें। तो यहाँ पे देखें हमने अपना बजट देख लिया जी कि हमारे कितना बजट हमें चाहिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो आपने अप्रूवल ले लिया मैनेजमेंट से। जो बेनिफिट आपको चाहिए सिस्टम से वो भी सोच लिए और आपने अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर ली। और देन आपने मैनेजमेंट ने डिसीजन करना है कि अब हमें सिस्टम जो लगवाना है। देन उसके बाद फिर वेंडर्स से जाके आप डेमो लेते हैं। डेमो लेंगे आप वेंडर से, जस्ट लाइक आप ओरेकल के पास जाएंगे, एसएपी के पास जाएंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स के पास जाएंगे एंड यू विल से देम कि जी आप हमें जो है ना वो अपना सिस्टम का डेमो दे दें बिकॉज वी वांट टू गेट इम्प्लीमेंटेड वन। तो जब आपको डेमो मिल जाता है उनसे, देन उसके बाद आप एवेल्युएशन करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं इसकी। आप
हर सिस्टम की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को आपस में कंपेयर करते हैं। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, लेकिन आप उसको कंपेयर करने के बाद देन आप डिसाइड करते हैं जी कि हमें किस पैकेज पे जाना है। ठीक है जी। पैकेज आपने डिसाइड कर लिया, पैकेज की वैल्यूएशन कर ली, इसमें आप डिफरेंट फैक्टर्स देखते हैं। जैसे मैंने आपको एक तो 9 फैक्टर्स की एग्जांपल पहले भी दी थी कि किसकी बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, और ये कुछ एडिशनल फैक्टर्स हैं जो कि आप उसके साथ साथ देखते हैं कि जी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी है, डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन कितनी है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है सिस्टम में, यूजर फ्रेंडलीनेस है या नहीं है, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है या पुरानी है, देन आपकी क्विक इम्प्लीमेंटेशन, कितना टाइम लगेगा इम्प्लीमेंटेशन में, वो आप देख लेते हैं, कस्टमाइजेशन कितनी होगी। तो कुछ पॉइंट्स तो वहीं से आ रहे हैं और कुछ आपके जो है वो एडिशनल पॉइंट्स हैं। जब आप पैकेज एवेल्युएट कर रहे होंगे तो इन फैक्टर्स को आप माइंड में रखेंगे, बेस्ड ऑन दैट आप डिसाइड करते हैं कि मैंने कौन सा सिस्टम परचेज करना है। देन उसके बाद जनाब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, स्कोप डिफाइन करते हैं प्रोजेक्ट का, देन आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो आपका जो जो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है वो अपनी टीम डिप्लॉय करता है, प्रोजेक्ट प्लान बनता है एक, और प्रोजेक्ट प्लान की बेस पे जनाब आपके साथ आपके जो है वो बेस्ड ऑन दैट आपकी जो टीम्स हैं वो डिसाइड होती हैं, तो वो असाइन हो जाती हैं जाके। ठीक है, और देन वो आप एक प्रोजेक्ट को किक ऑफ करते हैं। ठीक है, प्लानिंग करने के बाद एंड देन किक ऑफ करने के बाद जनाब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट उस पे जो है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एज इज की तरफ हम जाते हैं कि जी अभी करंट सिस्टम क्या चल रहा है आपके पास, उसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं, करंट प्रोसेसेस को डॉक्यूमेंट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एंड देन उसके बेस पे जो है आप वो एक फंक्शनल डिजाइन डॉक्यूमेंट बनता है, उसके लिए वो इनपुट्स लेते हैं उसमें से। ठीक है जी। देन इसे हम कहते हैं जी सीआरपीस, कॉन्फ्रेंस रूम पायलट्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है जी कि ईआरपी का जो वेंडर है, आपका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है, और आपकी जो क्लाइंट की जो टीम्स हैं वो सब बैठ के डिस्कशन करती हैं। ठीक है, और डिस्कशन करने के बाद प्रॉब्लम्स बताती हैं, और फिर उसकी प्रॉब्लम्स के बाद जो है ना वो एज इज डॉक्यूमेंट बनता है। फिर उसके बाद एक गैप एनालिसिस करते हैं वो लोग, तो वो एक डिटेल डॉक्यूमेंटेशन बन जाती है नए सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स की, उसको हम एफटीडी कहते हैं, फंक्शन डिजाइन डॉक्यूमेंट। या फिर अगर आपने क्विक स्प्रिंट इम्प्लीमेंटेशन करनी है, फास्ट करनी है, तो वो एफआरडी कहते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें डिजाइन नहीं बनता लेकिन सिर्फ रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट करते हैं और आप इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। तो उसके बाद ये आपका फिट गैप एनालिसिस आता है, जिसमें आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को नए सिस्टम के साथ फिट गैप निकालते हैं और देखते हैं जी कि कौन कौन सा सिस्टम, कौन कौन से फीचर्स हम जो है वो इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ गैप रह जाएगा, कौन कौन सी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि सिस्टम में मैप नहीं हो रही। ठीक है, उसको आप किसी और वे से, कस्टमाइजेशन से या किसी और तरीके से उसको हैंडल करते हैं। तो लेकिन ये कि फिट गैप एनालिसिस के थ्रू आप जो है वो देखते हैं जी कि जो करंट सिस्टम है और जो नया सिस्टम है उसमें कहाँ कहाँ गैप्स आ रही हैं और कौन कौन सी चीजें फिट हो रही हैं उसमें। देन री इंजीनियरिंग आ जाता है जी कि आप देखते हैं जी कि ह्यूमन फैक्टर्स आर आल्सो टेकन इनटू कंसीडरेशन, जस्ट लाइक आपकी जो जॉब रोल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे आफ्टर ईआरपी सिस्टम, बिकॉज पुराने सिस्टम में कुछ चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी, तो नए सिस्टम में आने के बाद जब नया सिस्टम लगेगा तो लोगों के रोल्स ऑब्वियसली रीडिफाइन करने पड़ेंगे आपको। कुछ लोग का वर्कलोड कम हो जाएगा, कुछ का ज्यादा हो जाएगा, तो आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस को रीडिफाइन करना पड़ेगा, तो आपको चेंज मैनेजमेंट बेसिकली करनी पड़ेगी इस री इंजीनियरिंग के प्रोसेस के अंदर। देन उसके बाद आप क्या करते हैं जी कि सेटअप करते हैं नया सिस्टम अकॉर्डिंग टू फंक्शनल डिजाइन डॉक्यूमेंट या एफआरडीज की बेस पे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मींस आप सिस्टम को डिजाइन करते हैं, सिस्टम को सेटअप करते हैं। ठीक है, मेन फंक्शनल एरियाज जो है वो उसको, देन आप एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं जो कि दैट इज जस्ट लाइक एन एक्चुअल सिस्टम। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल होता नहीं है, लेकिन फुल फ्लैज सिस्टम नहीं है, लेकिन ये है कि दैट इज अ प्रोटोटाइप, दैट इज अ सैंपल सिस्टम जो कि डेवलपमेंट सर्वर पे आप जाके बनाते हैं, and then this prototype allows for thorough testing of 2B model in controlled environment। तो अब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जाके इसके ऊपर जो जो रिक्वायरमेंट्स थी क्लाइंट के उनको टेस्ट करते हैं कि क्या वाकई वो रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं कि नहीं हो रही। ठीक है जी, वंस वो रिक्वायरमेंट मीट हो जाएंगी तो फिर आप जो है वो मूव करते हैं अपने आगे नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ। देन जनाब इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन टीम की ट्रेनिंग आती है। ठीक है, साइकिल में। ठीक है, ये मैं आपको जो एक डायग्राम थी उसके सारे कंपोनेंट्स को वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इम्प्लीमेंटेशन टीम की जो ट्रेनिंग है उसमें आप उनको बता देते हैं जी कि किस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है इसको, और
दूसरा ये कि आप ये भी देख लें कि कोई सिस्टम में कोई वो एनहेंसमेंट करनी है लेटर ऑन, या कोई नया यूजर क्रिएट करना, नया वेंडर या सप्लायर क्रिएट करना है, तो उसको कैसे करते हैं सिस्टम में। ठीक है, तो वो एक बेसिक लेवल की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसकी जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड कर देते हैं। एंड देन उसके बाद दिस इज अ फेज वेयर द कंपनी ट्रेन्स इट्स एम्प्लॉइज टू इम्प्लीमेंट एंड लेटर रन द सिस्टम। बिकॉज वेंडर ने तो चले जाना है, जो आपका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है उसने तो चले जाना है, वो लोग क्लाइंट पे फॉर एवर नहीं बैठे रहेंगे। तो जो लोग क्लाइंट पे ऑलरेडी हैं उन्होंने उस सिस्टम को रिसीव करना है, टेक अप करना है, उसकी ओनरशिप लेनी है। देन आफ्टर दैट वो फिर सिस्टम को खुद से रन कर रहे होंगे। इनकी ट्रेनिंग का पर्पस भी यही है कि ये लोग बाद में लेटर ऑन उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें, उसको बाद में सिस्टम को लेके चल सकें, सिस्टम को ग्रो कर सकें, सिस्टम को मेच्योर कर सकें लेटर ऑन। Then ERP vendors and the hired consultant they will leave after implementation is over. जैसे मैंने बताया आपको ये they will leave and ERP आपकी जो implementation team है इन्हें सिस्टम को लेके चलना है। तो अच्छा, बहुत सारी कंपनीज ना इस स्टेज पे गलती करती हैं, वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन टीम नहीं बनाती और वो एक्सपेक्ट करती हैं कि बस ये वेंडर ने सिस्टम लगा दिया और वो खुद ब खुद चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली उनको खुद अपनी टीम बनानी पड़ती है इन हाउस, जिसको जो आपका इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है वो सिस्टम हैंड ओवर करके जाए। ठीक है, और ये टीम अक्सर लेट स्टेज पे बनती है, जिसकी वजह से काफी गैप आ जाता है दरम्यान में और काफी वैल्यूएबल टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये एरिया है जिस टाइम पे आप आप कंपनी में ग्रोथ लेना चाह रहे हैं, तो आप अपने जो है वो मैनेजमेंट को बताएं कि जी जब जैसे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो तो यू हैव टू डेवलप एन इम्प्लीमेंट इन हाउस इम्प्लीमेंटेशन टीम। तो आप उस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। इफ यू नो ईआरपी की आपको इन्स एंड आउट्स का पता है, तो आप उसका जो है वो उस टीम का हिस्सा बने और देन बेस्ड ऑन दैट आप जो है वो कंपनी में बेहतर ग्रोथ ले सकते हैं। देन आपने इसके बाद इसको टेस्ट करना है सिस्टम को। ठीक है जी, अब यूजर टेस्टिंग की तरफ हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है जी, और ये रियल टाइम सिनेरियोज हैं, सिस्टम की मल्टीपल किस्म की ट्रेनिंग्स होती हैं। एक्सट्रीम केस सिनेरियोज आप टेस्ट करते हैं, सिस्टम पे लोड डालते हैं मैक्सिमम यूजर्स का। ठीक है, यूजर्स को सेम टाइम पे लॉग इन करा के तो उनसे जनाब कहते हैं कि आप सिस्टम से रिपोर्ट्स इनपुट करें। ठीक है, कोई इनवैलिड डाटा सिस्टम में एंटर करेंगे, उसे आप देखेंगे सिस्टम उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। फिर आप खुद हैकर बन के सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कि क्या सिस्टम आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। सिस्टम के मल्टीपल एंगल से उसकी टेस्टिंग करते हैं ताकि फिर हम उसको लाइव एनवायरनमेंट में लेके जा सकें। देन हमारे पास एंड यूजर ट्रेनिंग आती है। एंड यूजर ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं जी कि जो हमारा यूजर है, जैसे सिस्टम में डाटा एंट्री करनी है, एक्चुअल यूजर्स हैं, हम उनको जाके सिस्टम में ट्रेन करते हैं, उनको सिखाते हैं सिस्टम। जो मोस्ट सक्सेसफुल implemented ERP system they fail due to the lack of end user training। एंड यूजर ने सिस्टम यूज करना है, एंड यूजर ने सिस्टम को ब्रेक करना है और एंड यूजर ने सिस्टम को सक्सेसफुल करना होता है। तो अक्सर एंड यूजर्स जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होते ईआरपी को सीखने में, और वो थोड़ा चेंज मैनेजमेंट है, रेजिस्टेंस टू चेंज आ रही होती है। तो बेस्ड ऑन दैट क्या होता है जी कि सिस्टम वो लोग सिस्टम को रिजेक्ट कर देते हैं, सिस्टम में कीड़े निकालते हैं, सिस्टम में प्रॉब्लम्स निकाल रहे होते हैं, उसको यूज नहीं करते। अल्टीमेटली ईआरपी फेलियर की तरफ चली जाती है। तो इसलिए एंड यूजर्स को ट्रेन करना बहुत जरूरी है और उनकी ओनरशिप, उनको ऑन बोर्ड करना बहुत जरूरी है सिस्टम को सक्सेसफुल करने के। एंड उसके बाद ऑब्वियसली जो लोगों की जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं वो चेंज होनी चाहिए, लोगों में जो फियर्स हैं उसको खत्म करना चाहिए, उसको एज अ पार्ट ऑफ चेंज मैनेजमेंट। जो है लोग डरते हैं कि जी जो है हमारा पता नहीं शायद काम ही खत्म ना हो जाए, चीजें ऑटोमेट हो रही हैं तो हमें कंपनी निकाल ही ना दे। इस तरह की एप्रीहेंशन माइंड में आ रही होती है, तो कंपनी को चाहिए उनको खुद मैनेज करे। ये प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल है कि वो इसमें जो है इंटरनल प्रोजेक्ट मैनेजर वो इसको इन चीज़ों को टेकअप करे और चेंज मैनेजमेंट को जो है वो प्रॉपरली लेके चले। तो अल्टीमेटली एंड यूजर्स को ट्रेन करना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू मेक द सिस्टम सक्सेसफुल। And the current skills of the people are identified and they are divided into groups. Every group is divided for the training on the new system। तो आप देखेंगे जी किन किन लोगों को ऑलरेडी सिस्टम आता है, इनको नहीं आता। जिनको नहीं आता आप उनको ज्यादा ट्रेन करते हैं थोड़ा सा, ताकि वो लोग बेहतर तरीके से सिस्टम को समझ जाएं और सिस्टम को यूज करें रादर दैन को उसको रेजिस्ट करें। देन जैसे यूजर को आपने टेस्ट करवा दिया सिस्टम, तो फिर यूजर्स ने सिस्टम को एक्सेप्ट करना है। ठीक है,
कि हाँ ठीक है ये सिस्टम हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ठीक चल रहा है, वी कैन यूज इट। तो वंस आपको यूजर से जो भी एक्सेप्टेंस मिल जाती है एक्सक्यूज मी, ओके सॉरी, ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से। ठीक है, हम यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के फेज पे थे। तो इस फेज में जो है वो हम देखते हैं कि यूजर को आपने सिस्टम टेस्ट करवा दिया और बेस्ड ऑन दिस यूजर ने सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया। कोई इश्यूज आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो आपको वो इम्प्लीमेंटर को जो है वो हाईलाइट करेंगे और इम्प्लीमेंटर उन इश्यूज को फिक्स करेगा, उन बग्स को फिक्स करेगा। एंड आफ्टर फिक्सिंग देम वो सिस्टम को एक्सेप्ट करके उनसे साइन ले लेंगे, जी आपने सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया है। वंस वो सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसके बाद वही कॉन्फ़िगरेशन वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कर देंगे। प्रोडक्शन इज लाइव एनवायरनमेंट, जहाँ पे जाके आपने एक्चुअल काम करना है। ठीक है जी, देन ऑन गो लाइव आ जाएगा जी। गो लाइव में इम्प्लीमेंटेशन होगी। इम्प्लीमेंटेशन में आपने जो है वो कॉन्फ़िगरेशन कर दी प्रोडक्शन पे और फिर उसके बाद गो लाइव कर देंगे। ठीक है जी, गो लाइव में आप क्या करेंगे जी कि सिस्टम जो है वो आपका जो प्रोटोटाइप है उसको आप रेप्लिकेट करेंगे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप फिर उसमें डाटा एंट्री शुरू कर देंगे। गो लाइव को मैंने जैसे पहले भी बताया कि आप ऑफिशियली जिस दिन आप सिस्टम में एंट्री करनी शुरू करते हैं, फर्स्ट एंट्री करते हैं सिस्टम में, उस दिन आप क्लेम करते हैं हमारा सिस्टम लाइव हो गया। हमारा सिस्टम जो है वो केक कटिंग सेरेमनी होती है और आप सेलिब्रेट करते हैं सक्सेस को कि हमने सिस्टम को चला लिया। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, बिकॉज वन सिस्टम आपका लाइव हो गया देन उसके बाद फिर जो है ना पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम सपोर्ट पीरियड कहते हैं। सपोर्ट पीरियड में जो है वो बड़ा क्रिटिकल होता है ये, क्योंकि इसमें इश्यूज आते हैं। इन इश्यूज को आप जो है वो इन इश्यूज को फेस करना होता है, देखना होता है। ठीक है जी, और इन केस को प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने कंसल्टेंट से कांटेक्ट करते हैं या आपके इंटरनल जो इम्प्लीमेंटेशन टीम है वो उनको कर रही होती है, बिकॉज सिस्टम जो मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लेता है, राइट। तो उस टाइम में जो है वो आपने सिस्टम के अंदर जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको फिक्स करना है। आपने देखना है कि हु इज द राइट पर्सन। क्या आपकी इंटरनल टीम सॉल्व कर सकती है उसको? अगर नहीं कर सकते तो फिर आप एक्सटर्नल कंसल्टेंट से कांटेक्ट करें कि ये सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें इसका सोल्यूशन दें, इसको ठीक करके दें। ठीक है जी, तो ये जनाब हमारा छोटा सा मैंने आपको बताया कि जी किस तरीके से जो है वो हमारा साइकिल जो है वो हम लेके चलते हैं ईआरपी में। और देन हमारे पास जो है वो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। लिविंग विद ईआरपी सिस्टम विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंस्टॉलिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग देम। तो ईआरपी सिस्टम मैच्योर वक्त के साथ साथ होता है। ठीक है, तो आप कंपनीज कुछ समझती हैं जी कि बस आप कंसल्टेंट आएगा कुछ सीडीज पे सिस्टम लेके और उसको इंस्टॉल कर देगा, तो ऐसा नहीं होता। तो ये सिस्टम जो है वो इसमें चेंज मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है और बेस्ड ऑन दैट फिर जो है वो सिस्टम आपका इम्प्लीमेंट होता है। And organizations can get maximum value from a system if it is successfully adopts and effectively uses the system. अगर मैंने ये चीज नोट की है कि बहुत सारी कंपनीज सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट करती हैं लेकिन वो बेनिफिट पूरा नहीं ले रही होती सिस्टम से, बिकॉज वो सिस्टम जो है वो उन्होंने चूंकि चेंज मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं की होती, उस चेंज मैनेजमेंट की वजह से, ना ठीक करने की वजह से उस सिस्टम की बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं वो अनयूज रह जाते हैं। तो इसलिए जब भी इम्प्लीमेंटेशन साइकिल में आपने देखना है कि अगर सिस्टम से बेनिफिट नहीं आ रहा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं नजर आ रही पहले से पिछले सिस्टम से, तो फिर यू हैव टू रेज द फ्लैग, ताकि जो है वो आप ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन साइकिल से पूरा फायदा उठा सकें और मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें नए ईआरपी से। अब हम कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे कि जी आपकी इम्प्लीमेंटेशन फेल क्यों होती हैं। ठीक है जी, सबसे पहला तो जो फैक्टर है जी इसके अंदर के, ये मैं आपको बताऊं 70% इम्प्लीमेंटेशन फेल हो जाती हैं आउट ऑफ 100%। तो उन फेलियर का रीजन क्या है? रीजन जो है वो सबसे पहले मेन जो रीजन है वो लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड सपोर्ट। कि आपकी टॉप मैनेजमेंट जब सीरियस नहीं होती ना, उन्होंने वो पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंटर्स को फॉलो अप नहीं कर रहे होते, स्टीयरिंग कमेटी की नहीं बनती या उसकी मीटिंग्स नहीं हो रही होती प्रॉपर,
तो उन मीटिंग्स की वजह से फॉलो अप नहीं प्रॉपर होता। तो जब जब तक मैनेजमेंट सीरियस नहीं होती सिस्टम लगवाने में ना, तो सिस्टम फेलियर की तरफ जा रहा होता है, लोग उसको प्रॉपर लिफ्ट नहीं कराते सिस्टम को। तो मैनेजमेंट की साइड से प्रॉपर जो है ना वो एक फॉलो अप आना चाहिए और कोई कमिटमेंट शो होनी चाहिए इसमें। And management in hurry and giving too much tight timelines, वो sometimes management जो है वो बड़ी tight timeline में system implement करना चाह रही होती है, और हालांकि उस टाइम में आप पूरे फैक्टर्स को जो है वो स्टडी नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, और बिकॉज ऑफ दैट जो है वो आपकी मैनेजमेंट जो है वो सिस्टम में जल्दी जल्दी करना जाती है और वो होता नहीं उतने टाइम में। बिकॉज उसकी वजह से क्या होता है जी कि आप काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मिस कर देते हैं, और फिर उस मिस करने की वजह से आपका सिस्टम फेलियर की तरफ चला जाता है। देन हमारे पास और रीजन है जी कि आपकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं होती, ईआरपी सिस्टम जो आपने सिलेक्ट किया वो ठीक नहीं किया होता, आपको लगवाना डायनेमिक्स चाहिए था, आपने ओरेकल लगवा लिया, तो स्टेज पे गलती हो जाती है। देन फिर एम्पैथी नहीं, समटाइम्स इम्प्लीमेंटेशन टीम में एम्पैथी नहीं होती, ये इम्प्लीमेंटेशन टीम जो है वो यूजर्स के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं देख पा रही होती कि यार यूजर्स की चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, तो ताकि उनको भी एज अ पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस उसको भी सॉल्व किया जाए, उस पर फोकस नहीं होता। देन लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, जैसे पहले ही मैंने बताया कि आपको जो एंड यूजर्स हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आप उनको प्रॉपरली ट्रेन नहीं करेंगे, आपका सिस्टम जो है ना वो फेलियर की तरफ चला जाता है। देन टू बिजी फाइनेंस टीम और इनएडुकेट रिसोर्सेज विद इन द टीम, आपकी जो फाइनेंस टीम है वो बहुत टाइट है, उसमें रिसोर्सेज पहले ही कम है, ठीक है, या फिर वो और चीज़ों में बिजी है, जस्ट लाइक एनुअल ऑडिट चल रहा है या आपके और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं साथ साथ, जिनकी वजह से फाइनेंस टीम जो है वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती इम्प्लीमेंटेशन को। उससे होता क्या है कि आपकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फेलियर की तरफ चली जाती है। देन फाइनली आपका वर्क कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बात का चेंज को एक्सेप्ट करना, कोलैबोरेशन करना, वो एक चैलेंज बना होता है। तो आप जो बिफोर यू इम्प्लीमेंट द सिस्टम, आपको लोगों को अवेयरनेस देनी है कि ये सिस्टम सबके बेनिफिट के लिए आ रहा है, ठीक है। कल्चर आपने बनाना है टू एक्सेप्ट द चेंज, लोगों को पता हो कि ये जो सिस्टम आ रहा है दिस इज देयर टू सपोर्ट एवरीवन, नॉट जस्ट टू रिड्यूस द मैन पावर। मैंने मोस्टली नोट किया जब भी सिस्टम्स लगते हैं मैन पावर बढ़ती है, कम नहीं होती, बिकॉज कंपनी भी ग्रो कर रही होती है। कंपनी ग्रो कर रही है तो ऑब्वियसली मैन पावर भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये फियर, लोग समटाइम्स जो है ना इस फियर से घबरा जाते हैं जी कि पता नहीं शायद सिस्टम लग जाएगा तो हमारी जॉब चली जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं, ये 8 फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं मोस्टली टुवर्ड्स द फेलियर ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस। अब हम बात करेंगे कि जी व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कि आपको ईआरपी में इम्प्लीमेंटेशन में यूज होनी चाहिए। द वेरी फर्स्ट वन इज कि जी आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करें, राइट। जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मेन पेन पॉइंट्स हैं, उन पे फोकस करें कि वो आप सिस्टम में लेके आ सकें। देन आप रिस्क मैनेजमेंट करें, देखें कि जी आपको कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है, इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ कहाँ से खराब हो जाती है, किस जगह पे डिसीजन मेकिंग के चैलेंजेस आते हैं, तो उन एरियाज को पहले एड्रेस करें आप। देन आप डिटेल्ड या वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस होना चाहिए आपका ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो कि उसको पूरे प्रोजेक्ट को प्रॉपरली मैनेज करे और देन लेके चले उस प्रोजेक्ट को। Then recognize the value of early planning and training and stakeholders meetings। जैसे प्लानिंग की बात की कि आप इनिशियली देखें, फिर गैप एनालिसिस जो है वो वहाँ पे उस स्टेज पे देखा जाए कि किस तरीके से जो है वो आपने ईआरपी इम्प्लीमेंट करनी है और कौन कौन से फीचर्स पे हमने फोरगो करना है, किन प्रोजेक्ट्स को, किन गैप्स को फोरगो नहीं करना। मे भी कोई ऐसा गैप दरमियान में आ जाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है लेकिन सिस्टम मीट नहीं कर रहा उसको, तो समटाइम्स जो है वो आपका कंसल्टेंट कस्टमाइजेशन भी नहीं करता, तो कस्टमाइजेशन फिर आपको उनसे एग्री करनी पड़ेगी और कस्टमाइजेशन का समटाइम्स सेपरेटली पे भी करना पड़ता है। तो इस चीज़ में आपने देखना है कि अर्ली आपने प्लानिंग करनी है और देखना है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्टेक होल्डर्स की पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही। देन चेंज मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन है ही चेंज मैनेजमेंट। पूरी की पूरी आपसे एक सिस्टम बदल रहे हैं, राइट, लोगों की जॉब रोज चेंज हो रही है, तो आपने इस पूरे प्रोसेस में चेंज मैनेजमेंट को लाजमी लाजमी साथ लेके चलना है। देन आपने जो है वो पार्टिसिपेशन इन सीआरपी कॉन्फ्रेंस रूम पायलट्स और टेस्टिंग के अंदर जो आपका एंड यूजर है उसको लाजमी पार्टिसिपेट कराना है।
तो अक्सर एंड यूजर सिस्टम पे जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं होता इम्प्लीमेंटेशन फेज में, लेकिन जब सिस्टम उनके हाथ पकड़ाते हैं, आप उनसे यूएटी करवाते हैं तो उनको समझ ही नहीं आती कि वो कर क्या रहे हैं सर। ठीक है, तो इसलिए उनको अर्ली स्टेज पे ही इंकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए ताकि इम्प्लीमेंटेशन के दौरान उनको चैलेंजेस ना फेस हो, और जब सिस्टम उनके हाथ में आए तो वो लोग उसको प्रॉपरली यूज कर सकें एंड दे आल्सो ओन द सिस्टम कि जी हाँ हमसे इनपुट ली गई थी और अब हम ही इस सिस्टम को यूज कर रहे हैं। तो ये था जनाब हमारे आज का सेशन, जिसमें हमने बात की कि एक ईआरपी जो है वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, वाई कंपनीज नीड जो है वो ईआरपी सिस्टम्स, और ईआरपी सिस्टम्स के लिए जो है वो हमें हम क्या साइकिल है, व्हाट इज ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन साइकिल, और उस साइकिल में डिफरेंट टीम्स के बारे में बात की, डिफरेंट हमने जो है वो स्टेप्स के बारे में बात की कि ईआरपी जो है वो प्लानिंग से लेके गो लाइव स्टेज तक किस तरीके से जाते हैं, और देन अगेन हमने बात की कि ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन फेल क्यों होती हैं और व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन। तो दिस वाज द ओवरऑल सेशन एंड आई होप आपको इससे जो है वो फेयर आइडिया मिल गया होगा कि ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह की जाती है और उसमें क्या क्या एरियाज इन्वॉल्व होते हैं, और व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट आर द कॉम्प्लेक्सिटीज। तो अब यहाँ पे अब हम Q&A सेशन करते हैं। कोई क्वेश्चन है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी मजर, कोई क्वेश्चन है आपका? मेरा क्वेश्चन यही है कि जो जितनी भी कंपनीज जो हैं जो ईआरपी लगवाना चाहती हैं, उसमें सबसे पहले उनको क्या देखना चाहिए? डेफिनेटली उनको अपना बजट भी तो देखना है ना, कि सिस्टम जो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है लेकिन वो बजट भी उनका आउट है, उस बजट को किस तरीके से कंटेन किया जा सकता है? देखिए जी, इसमें सबसे पहले तो जैसे देखिए एसएपी एक काफी महंगी प्रोडक्ट है, राइट? तो आपको ये देखना है कि आपकी अपनी जी रिक्वायरमेंट्स जी, क्या है। सबसे पहले तो आपने रिक्वायरमेंट्स देखनी है। तो अब उन रिक्वायरमेंट्स के ठीक है। अगेंस्ट आपने फिर वेंडर सेलेक्ट करने हैं मार्केट में जाके कि भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट्स कौन कौन से सिस्टम्स फुलफिल करते हैं। देन आप सर, डिफरेंट को इनवाइट करते हैं उसमें कि आप हमें आके अपनी एक डेमो दें प्रोडक्ट का, और आप हमें अपना जो है वो बजट दें, व्हाट इज द लाइसेंस कॉस्ट और इस पे क्या होगा। ठीक है, जस्ट लाइक आप इनवाइट कर लेते हैं ऑरेकल को, एसएपी को, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स को। कुछ हाई टियर है, कुछ लो टियर है सिस्टम्स। जैसे माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स मिडिल टियर में आता है। तो आप जो है वो इनको इनवाइट कर लेते हैं, देन उनसे आप पूछते हैं जी कि आप हमें जो है ना कोड भी दें और हमें फीचर्स भी बताएं। तो आप उनको अपनी पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं जी ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है, देन बेस्ड ऑन दैट वो आपको डेमो देते हैं। यहाँ से एक तो आपकी समझ में आ जाएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही है कि नहीं हो रही। आप अपना वाई डिफाइन करते हैं पहले कि आप सिस्टम क्यों लगवाना चाहते हैं, देन बेस्ड ऑन दैट फिर आप जो है ना अपने बजट जो है वो प्रोडक्ट सर्च करने में जो है और फाइनली सक्सेसफुल। आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। ये हाँ थोड़ा सा ना इको आ रहा है, आई डोंट नो, थोड़ा सा इको आ रहा है दरमियान में, कोई टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम आ रहा है दरमियान में। तो एनीवेज आपको क्वेश्चन की समझ आ गई, आंसर जो मैंने दिया था उसकी ओके हो गया मज़े? आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। इज इट बेटर नाउ? मेरा ख्याल है नहीं इसमें। अजीम आप अगर अनम्यूट करें, आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? अजीम आर यू देयर? जी अब ठीक आ रही है, पहले लैग कर रही थी, डिस्टॉर्शन लैग कर थी। रही थी, ओके ओके। जी तो मैं यही कह रहा था मजर के जो हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स हैं हम उनके साथ जो है वो कांटेक्ट करते हैं तो गिव अस अ डेमो, और हम उनको इनिशियल बजट भी बताते हैं कि हमें इस बजट में प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि वो अक्सर आपसे कोट लेते वक्त आपसे पूछते हैं कि आपका साइज ऑफ द बिजनेस क्या है, आपके कितने एम्प्लॉयज हैं, आपकी मंथली ट्रांजेक्शन्स कितनी है। दैट फिर वो आपसे कोट लेके आपसे डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट। मजर का अगर माइक ऑफ हो जाए तो वो डिस्टॉर्शन नहीं आएगी, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो मजर की भी आवाज
हाँ जी, अब मैंने मजर का माइक बंद कर दिया तो जी। तो मजर अजीम आपको समझ आई इसकी जो मैंने अभी जो आंसर किया है उसकी, इज इट क्लियर? It's very clear. ओके ओके, कोई आपको कोई क्वेश्चन है अजीम? यही है कि मैं ना SAP का FI मॉड्यूल लर्न कर रहा हूँ आजकल। ओके तो उसमें जो है ना कॉन्फ़िगरेशन जो है वो काफ़ी मुश्किल होती है ये ERP सिस्टम्स की। हाँ मतलब जी, बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन ये है कि जो लोग इसके एक्सपर्ट्स हैं वो उसको कर लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हर मॉड्यूल का अलग एक्सपर्ट मौजूद होता है। इवन FI मॉड्यूल में अंदर जो सब सब प्रोडक्ट्स हैं, सब फॉर्म्स हैं, उनके भी अलग 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 एक्सपर्ट्स हैं। इवन अगर आप ओरेकल में, मैंने ओरेकल पे काफी काम किया है, तो ओरेकल में मुझे याद है कि जब हम कोई ओरेकल से कोई क्वेश्चन रेज करते थे किसी किसी बग पे, तो ओरेकल ने हर फॉर्म पे अलग से एक्सपर्ट बिठाए होते थे कि भाई ये बंदा इस फॉर्म का एक्सपर्ट है। लेट्स से कि अगर आपका रिसीट का फॉर्म है तो वो उसका अलग एक्सपर्ट होगा, उसके तमाम प्रॉब्लम्स उस बंदे को पता होंगे जी कि इस प्रॉब्लम आए तो क्या सोल्यूशन है। लेकिन अगर आप कहेंगे जी कि मुझे ये सेम एरर इनवॉइस के फॉर्म पे भी आ रहा है, तो ऑरेकल कहेगा जी कि नहीं ये जो है ना आप ये दिस इज नॉट द राइट पर्सन, हम आपको एक और बंदा असाइन करते हैं, वो आप इसको इस क्वेश्चन का आंसर देगा। तो इवन आप इस हद तक देखें कि कॉम्प्लेक्सिटी है कि उन्होंने हर फॉर्म पे और सब सब प्रोसेस लेवल पे एक्सपर्ट्स क्रिएट किए हुए हैं जो कि उसको मैनेज कर रहे हैं। फर्दर मुझे बस ये जानना था कि जैसे मैं अभी SAP लर्न कर रहा हूँ जी जी। तो मैं बाकी ERP सॉफ्टवेयर्स अंडरस्टैंड करने में इजी रहेगा ना मेरे लिए? हाँ जी, देखें उसमें सिर्फ यही है कि इंटरफेस का थोड़ा सा फर्क होता है। बाकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो भी मोर और लेस एक जैसी होती हैं, लेकिन ये है कि क्योंकि प्रोडक्ट फ़र्क है तो उसका प्रोसेस भी फ़र्क होता है कॉन्फ़िगर करने का। तो अगर आप यूज़र पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो ये है कि आपको अगर एक प्रोडक्ट अच्छे तरीके से आती है ना, तो आप दूसरी प्रोडक्ट के हवाले से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि भई इस क्वेश्चन में इस जो है वो सिस्टम में इनवॉइस कहाँ से डालते हैं, रिसीट कहाँ से लेते हैं, रिसीट अप्लाई कहाँ से करते हैं, ठीक है? या रिपोर्ट्स पर्सपेक्टिव से आप पूछ सकते हैं जी कि ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट कहाँ से निकलती है, AR एजिंग कहाँ से निकलती है, AP एजिंग कहाँ से निकलती है। तो इस तरीके से आप रेलेवेंट क्वेश्चंस करके आप अपनी रिक्वायर्ड जगह तक पहुंच सकते हैं उस सिस्टम में। थैंक यू वेरी मच। ओके जी। ओके, अब हम अपना सेशन क्लोज करते हैं। कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज आई विल क्लोज द सेशन। मेरी ना जस्ट एक रिक्वेस्ट थी। जी जी। वो ये कि ना मैं संडे को ना जनरली क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। तो काइंडली अगर वो लेक्चर जो है अगर मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाए करे तो। हाँ हाँ, मिल जाएगी आपको, डोंट वरी, आई विल सेंड यू आउट टुडे। चले, ठीक है। थैंक यू। Okay, guys, thank you everyone for your time. Or now we are going to close the session and see you tomorrow, inshallah.